देखो मैं क्या बताती हूँ, ऑर्डर 30 देखो क्या है, समझ लो। मान लीजिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने नाम के अलावा किसी अन्य चीज से बिजनेस कर रहा है, जैसे पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहा है या एचयूएफ में बिजनेस कर रहा है, समझना। जैसे मान लो कि पार्टनरशिप फर्म है, मान लीजिए पार्टनरशिप वो फर्म है जैसे भूमिका, नेहा और पारुल। बीएनपी एक पार्टनरशिप फर्म है, इसने सूट इंस्टीट्यूट करा है निकिता। तो निकिता बोल सकती है, निकिता क्या बोल सकती है कि ये जो बीएनपी है इनमें पार्टनर्स कौन कौन है, इसका नाम बताओ। इनके नाम बताओ कि कौन कौन पार्टनर है। क्या बताओ? इनके नाम बताओ कि कौन कौन पार्टनर है। ठीक है। यदि मान लीजिए ये बीएनपी में ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या कर सकती है, वो क्या नाम नहीं बताती है ना, तो कोर्ट सूट कंटिन्यू करने से क्या कर सकती है, मना कर सकती है। मैं वापस बोल रही हूँ, लाइक एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, पार्टनरशिप फर्म के नाम से सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, बीएनपी एंड निकिता। अब निकिता जो डिफेंडेंट है वो बोल सकती है पार्टनरशिप फर्म को, कोर्ट में बोल सकती है कि सर जिस जिसने ये बीएनपी में कौन कौन पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है इनका नाम बताओ। एक बार हैंड रेज कर दो कि यदि नाम नहीं बताया गया ना तो कोर्ट इनके सूट को प्रोसीड करने से स्टॉप कर सकता है, ये बीएनपी वालों को। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया ना। एक चीज ये, दूसरी चीज, ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज समझो कि मान लीजिए जब पार्टनरशिप फर्म पे लाइक कुछ प्रोसेस सर्व होना होता है ना, समन हुआ, कुछ भी प्रोसेस सर्व होना होता है, तो क्या कर सकते हैं, मतलब सारे पार्टनर्स को क्या जाते हैं, सारे पार्टनर्स को जाते हैं ये प्रोसेस। तो जब भी प्रोसेस सारे पार्टनर्स को जाते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि तुम्हें एज अ पार्टनर प्रोसेस सर्व कर रहे हैं। मैंने ऑर्डर 21 में भी सिखाया था आपको कि तुम्हें एज अ पार्टनर प्रोसेस सर्व कर रहे हैं या तुम पार्टनरशिप को मैनेज करते हो इसलिए हम प्रोसेस सर्व कर रहे हैं। क्या बोला मैंने कि यदि किसी मतलब मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म पे यदि प्रोसेस जारी होते, किसी को समन या नोटिस वगैरह देना है ना, तो व्यक्तियों पे जब समन जारी हो रहे हैं, ठीक है, तो पार्टनर्स पे यदि लिखा जाता है स्पेसिफिकली तुम्हें एज अ पार्टनर हम प्रोसेस सर्व कर रहे हैं या तुम उस पार्टनरशिप को मैनेज या कंट्रोल करते हो इसलिए हम प्रोसेस सर्व कर रहे हैं, और यदि कुछ नहीं लिखा जाता तो क्या माना जाता है कि तुम्हें एज अ पार्टनर प्रोसेस सर्व किया गया। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आया तो। समझ में आ गया ना कि यदि कुछ नहीं लिखा तो ये माना जाता है कि एज अ पार्टनर, ये आपका प्री का क्वेश्चन हो सकता है, यदि लिखा हुआ नहीं है तो कैसे सर्व, मतलब कैसे अपन मानेंगे उसको, एज अ पार्टनर मानेंगे। एक बात और समझो कि मान लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट था मैं बताती जा रही हूँ। मान लीजिए कि लाइक एक सूट था बीएनपी वर्सेस निकिता, बीएनपी वर्सेस निकिता सूट था, और जो समन सर्व हुए लाइक निकिता वर्सेस बीएनपी था हमारा। निकिता ने पार्टनरशिप फर्म पे सूट लगाया। तो अब क्या हुआ, निकिता ने सूट इंस्टीट्यूट करा, अब इन पे समन जा रहा है, लाइक मान लो भूमिका पे गया, नेहा पे गया, अनुराग पे गया और पारुल पे गया। तो पारुल, नेहा और भूमिका तो चलता है, ठीक है। अनुराग बोल रहा है कि अनुराग है ना कोर्ट में आ ही नहीं रहा है, कोर्ट में अनुराग बोल रहा है कि मैं तो इस फर्म का पार्टनर हूं ही नहीं, तुम मुझ पे समन सर्व करो या नहीं करो मुझे इससे क्या मतलब है। समझ लो मैंने क्या कहा कि भूमिका, नेहा, पारुल तक तो ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म में करंट में काम कर रहे हैं मान लो। अनुराग है ना ऐसे घर पे बैठा है, इसके पास इवन दो समन सर्व हुआ है कि तुझे आना है, घर पे बैठा है और ये आ नहीं रहा है, क्या सोच के नहीं आ रहा है, बोल रहा है कि यार मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं, मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं, तो मुझ पे समन सर्व भी कर दिया तो मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है कोर्ट में, ये सोच रहा है। तो भाई आपको समन करा है ना तो आपको आना पड़ेगा। आप पार्टनर हो या नहीं हो, आप पार्टनर हो या नहीं हो, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इसे बोलते हैं अपियरेंस इन प्रोटेस्ट। क्या मतलब, तुम आ जा, तू आ तो जा, चाहे तुझे प्रोटेस्ट करना है ना, तू कोर्ट में आके प्रोटेस्ट कर, घर पे बैठ के ये नहीं कि मैं तो पार्टनर हुई नहीं, मेरा उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी एक बार हैंड रेज कर दो। मतलब यदि आपके पास में समन सर्व गया है, समन सर्व हुआ है तो आपको आना पड़ेगा। खत्म, पूरा चैप्टर बस इसी इसके आगे पीछे घूमता है, आ जाइए। देखो, suing of partner in name of firm, any two or more persons claiming or being liable as partner or carrying or business may sue, सूट कर भी लग सकते हैं, और बी sued, पार्टनर के मतलब क्या पार्टनरशिप फर्म के नाम से बी sued भी हो सकते हैं, एंड इट बी फर्निश्ड एंड वेरीफाई इन सच मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्ट। क्या बोला कि जो व्यक्ति लाइक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के तौर पर क्या अपने आप को लाइबल ठहरा रहे हैं या कैरिंग कर रहे हैं, बिजनेस बिजनेस कैरी कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, मेस यू सूट कर भी सकते हैं और सूट उन पे लग भी सकता है।
ठीक है, और फर्म के नाम पर उसे, और क्या कैसे सिग्नेचर विग्नेचर वेरीफाई कैसा होगा, वेरीफाई जैसा होगा जैसा कि कोर्ट कोर्ट ने डायरेक्ट करा। और जब भी प्लीडिंग साइन वेरीफाई करने की बात की गई होगी, उसमें से एक कोई भी एक पर्सन क्या कर सकता है, उस प्लीडिंग को सर्टिफाई वेरीफाई साइन कर सकता है। डिस्क्लोजर ऑफ पार्टनर्स नेम, अभी सिखाया मैंने कि वेयर अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय पार्टनर्स इन नेम ऑफ देयर फर्म, क्या लगाया था, बीएनपी वर्सेस नेहा, कि यदि सूट इंस्टीट्यूट किया गया है पार्टनर्स इन द नेम ऑफ देयर फर्म, डिफेंडेंट रिक्वेस्ट कर सकता है, निकिता रिक्वेस्ट कर सकती है कि डिक्लेयर इन राइटिंग द नेम्स एंड प्लेस ऑफ ऑल द पार्टनर कॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म ऑन हुज बिहाफ द सूट इज इंस्टीट्यूटेड। भाई बीएनपी वर्सेस निकिता लगा दिया सूट, तो निकिता बोल सकती है कि बीएनपी में कौन कौन है, मुझे इनके नाम और पते बताओ, नाम और पते बताओ। अभी मैंने क्या बोला कि यदि नाम और पता नहीं बताएंगे तो सूट इनका क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। तो इट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट अदरवाइज, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, नाम पता बताना, अदरवाइज प्लेंटिफ प्रोसीडिंग बी स्टेड अपॉन एज सम एज द कोर्ट में डायरेक्ट। प्लेंटिफ का जो भी प्रोसीडिंग है वो स्टे लग जाएगा यदि नाम नहीं बताया गया। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रूल नंबर 3, पार्टनरशिप को सर्व कैसे करोगे, पार्टनरशिप में सर्विस कैसे करोगे। तो यदि सूट लगाया जाता है, मतलब सूट लगा दिया पार्टनरशिप के फर्म के खिलाफ, तो समन कहाँ सर्व होगा, समन अपॉन एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स। किस पे समन सर्व हो सकता है, एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स, अभी समझाऊंगी मैं, किसी भी एक पे भी हो सकता है, सब पे भी हो सकता है। और प्रिंसिपल प्लेस पे भी हो सकता है जहां पर पार्टनरशिप बिजनेस कैरी ऑन हो रही है विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, ठीक है। अपॉन एनी पर्सन हैविंग द टाइम ऑफ सर्विस द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, या तो आप पार्टनर पे समन सर्व कर दो, एक किसी भी पार्टनर पे, या प्रिंसिपल प्लेस पे जहां पे कोई व्यक्ति उनका मैनेजमेंट या कंट्रोल कर रहा है पार्टनरशिप फर्म का, वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर समन सर्व कर सकते हो। देखो मेरी बात समझना, ये सबको, ये आपको पता है, ये आप और मैं सिखा भी चुकी हूँ आपको। क्या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के एलआर का आना जरूरी है क्या, नेहा आप बताओ। यदि पार्टनर मर गया, जैसे मान लीजिए मोहन एमएनपी थे, मोहन मर गया, तो ये नो पार्टनरशिप मैम। का जरूरी नहीं है ना भाई, सब एक बार हैंड रेज कर दो भाई, ये तो सर्वाइविंग प्लेंटिफ हो जाएंगे ना, याद है ना आपको सिखाया था मैंने कि भाई एलआर का आना जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे सूट कंटिन्यू हो सकता है। तो यही बोलता है ये रूल कि एलआर का आना जरूरी नहीं है यदि कोई मर जाता है, लेकिन एलआर को आने से रोक नहीं रहा है, भाई जिसका आना है तो आ जा, लेकिन एलआर का आना सूट को प्रोसीड कंटिन्यू करने के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो देखो यही लिखा हुआ है कि if any of such person dies, whether before or institution or during the pendency of suit, it shall not be necessary to join the LR of the deceased as a party to the suit. But nothing in this like nothing is rule में कोई लिमिट नहीं कर रही है LR को आने में। LR आ सकता है, सूट में पार्टी बन सकता है, क्लेम कर सकता है एज अ सर्वाइव। मेरी बात समझ गए क्या, ये तो बहुत सिंपल था। अब नोटिस इन व्हाट कैपेसिटी सर्व्ड, every person upon whom summon is served be informed by notice whether he is served as a partner or as in having the control or management of partnership or in both character, कि यदि समन सर्व होता है तो उसमें लिखा जाता है कि हम आपको एज अ पार्टनर समन सर्व कर रहे हैं या एज अ मैनेजमेंट और कंट्रोल समन सर्व कर रहे हैं या एज अ दोनों कर रहे हैं, एज अ दोनों कर रहे हैं। और यदि उस नोटिस में ऐसा नहीं लिखा जाता तो पर्सन को क्या माना जाता है, इट इज ही इज सर्व एज अ पार्टनर। एक बार हैंड रेस कर दो, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ आपको भाई, ये दो तीन चीजें ही प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हैंड रेस इसलिए क्योंकि याद हो जाना चाहिए। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है कि where person are sued as partner in name of their firm, they shall appear individually in their own names, but all subsequent proceeding never, चाहे कोई एक आदमी आ रहा हो चाहे दो आदमी आ रहे हो, जो प्रोसीडिंग है वो फर्म के नाम से चलती रहेगी, ये आपका कुछ भी काम का नहीं। No appearance except by partners. Where a summon is served upon a person having the control or management of partnership business, no appearance by him shall be necessary unless he is partner of the firm. समझाया गया था ना मैंने कि मान लो कि यहाँ पे एमएनपी सूट, एमएनपी पार्टनरशिप फर्म है, एमएनपी पार्टनरशिप फर्म है, मान लीजिए कि इसको पारुल संभाल दिए, इस पार्टनरशिप फर्म का 5% हिस्सा पारुल लेती है। क्यों लेती है, क्योंकि पारुल इसको मैनेज करती है, इस पार्टनरशिप फर्म को पारुल इसको मैनेज करती है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। तो ये कहा यदि पारुल पे समन सर्व हो सकता है ना, पारुल पे भी समन सर्व, क्योंकि मैनेज करती है।
तो यदि पारुल पे समन सर्व हुआ है क्योंकि वो मैनेज करती है, तो पारुल का अपेयर होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है कि पारुल पार्टनर है क्या? एक बार बताओ, समझ में आ गया कि मैंने कहा कि पारुल, मान लीजिए एमएनपी को क्या करती है, एमएनपी फर्म को कंट्रोल करती है, उसको लाइक मैनेज करती है, और पारुल पे समन सर्व हुआ है, तो पारुल की अपेयरेंस जरूरी नहीं है, पारुल पार्टनर तो नहीं है। लेकिन यदि पारुल पार्टनर है और मैनेज करती है, तो अपेयर होना जरूरी है। तो ठीक है, यदि पारुल पार्टनर होके मैनेज करती है तो अपेयर होना जरूरी है, अदरवाइज अपेयर होना जरूरी नहीं है। So whereas someone is served upon a person having the control or management of the partnership business, no appearance by him shall be necessary unless he is the partner of the firm suit. यदि वो पार्टनर है तो आ सकती है, अदरवाइज उसको अपेयर होना जरूरी नहीं। अपियरेंस अंडर प्रोटेस्ट सिखा दिया मैंने आपको कि एमएनपी था, कि इस पे गया सर, लाइक मोहन पे गया, इस पे गया, नेहा पे गया, पारुल पे समन सर्व हुआ। मोहन पे गया, नेहा पे गया, पारुल पे समन सर्व हुआ। ठीक है, डन है ना। और अनुराग पे भी समन सर्व हुआ। किस पे समन सर्व हुआ? अनुराग पे भी समन सर्व हुआ। तो अनुराग बोलता है कि मैं तो हूं ही नहीं पार्टनर, मैं नहीं जाऊंगा भाई, आपको आना जरूरी है, तो आप अपियर करो, अपियर हो अंडर प्रोटेस्ट। तो any person served with someone as a partner under may enter an appearance under protest, denying that he was a partner at any material time। वो मना कर रहा है कि मैं मटेरियल टाइम पे तो पार्टनर था ही नहीं। ठीक है, on such appearance being made, either the plaintiff or the person entering the appearance apply to court for determining whether the person was a partner of the firm or liable। मतलब कोर्ट को डिटरमाइन करने के लिए कहा जाएगा कि वो पार्टनर था क्या, जिस चीज के लिए आपने उसको लाइबल, जिस चीज के लिए आपने फर्म को लाइबल ठहराया, उसमें डिसाइड करो कि वो पार्टनर था क्या। यदि इफ ऑन सच एप्लीकेशन इफ द कोर्ट होल्ड्स दैट ही वाज अ पार्टनर एट मटेरियल टाइम, ही शैल नॉट बी प्रिक्लूडेड द पर्सन फ्रॉम अ फाइलिंग अ डिफेंस डिनाइंग द लाइबिलिटी। यदि कोर्ट बोल देती तू पार्टनर था, तो भाई अब तो सूट कंटिन्यू चलेगा, वो अपनी लाइबिलिटी से पीछे नहीं भग सकता। लेकिन यदि यह होता है कि वो लाइबल नहीं था, पार्टनर के तौर पे लाइबल नहीं था, तो उसको प्लेंटिफ की कैटेगरी से क्या कर दिया जाएगा, प्लेंटिफ की कैटेगरी से उसे प्रिक्लूड कर दिया जाएगा। समझ में आ गया क्या अपियरेंस अंडर प्रोटेस्ट? भाई यदि तुम्हारे को समन सर्व हुआ है तो तुम्हें आकर खड़ा होना पड़ेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि तुम पार्टनर थे या नहीं थे। सेक्शन रूल नंबर 8 ये उन पर भी अप्लाई होता है, ये सूट को, ये जो ऑर्डर है ये को पार्टनर्स पर भी अप्लाई होता है, को पार्टनर्स पर भी अप्लाई होता है। मान लीजिए कि पारुल वर्स एमएनपी में पारुल वर्सेस नेहा का भी सूट चल रहा है, तो भी ये ऑर्डर अप्लाई होगा। और ये रूल नंबर 9, दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन अ नेम और स्टाइल अदर देन हिज ओन नेम और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपसे पूछा गया क्या एचयूएफ के लिए कोई ऑर्डर दे रखा है क्या? आपके सीपीसी में तो आप सोचते रह जाओगे, दे रखा है ना ऑर्डर 30, सिखा दिया ना। अकेला पार्टनरशिप फर्म के नाम से थोड़ी बिजनेस करते हैं लोग, एचयूएफ के नाम से बिजनेस करते हैं। हो गया पूरा चैप्टर, 1 मिनट का ही, ज्यादा खास था नहीं चैप्टर, 31 अपन कर चुके थे। अब देखो माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड, देखो सुनो, ऑर्डर नंबर 32, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना सूट इंस्टीट्यूट कर सकता, अनसाउंड माइंड भी नहीं कर सकता। तो यदि समझना बिल्कुल सिंपल सिंपल, यदि माइनर प्लेंटिफ है, यदि माइनर प्लेंटिफ है मतलब सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो माइनर किसके बिहाफ पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है? नेक्स्ट फ्रेंड के बिहाफ, किसके बिहाफ पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है? नेक्स्ट फ्रेंड के बिहाफ पे। और यदि माइनर डिफेंडेंट है, तो इनका एक आता है गार्जियन एट लिटम। कौन आता है? गार्जियन एट लिटम आता है। समझ में आया क्या? कि यदि प्लेंटिफ को सूट मतलब डिफेंस करने के लिए तो कौन खड़ा होगा? गार्जियन एट लिटम। और नेक्स्ट वो प्लेंटिफ यदि सूट लगाएगा तो कौन खड़ा होगा? नेक्स्ट फ्रेंड। कौन खड़ा होगा? नेक्स्ट फ्रेंड। तो ये लोग क्या करते हैं? सूट इंस्टीट्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन नेक्स्ट फ्रेंड बन सकता है? तो कौन नेक्स्ट फ्रेंड बन सकता है? भाई मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और एक इंपॉर्टेंट शब्द देखोगे, इसका इंटरेस्ट ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए प्लेंटिफ से। तो आप कैसे समझोगे इसका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए? जैसे मान लो ये पारुल है, ये वर्सेस निकिता है, पारुल वर्सेस निकिता है, क्या निकिता का भाई पारुल का नेक्स्ट फ्रेंड बन सकता है क्या? आप खुद सोचो, भाई इसका इंटरेस्ट तो पारुल से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा क्या? निकिता का भाई है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट डिफेंडेंट से जुड़ा हुआ है ना। एक बार हैंड रेस करो। तो मतलब नेक्स्ट फ्रेंड के केस में डिफेंडेंट से इंटरेस्ट नहीं जुड़ा होना चाहिए, और गार्जियन एट लिटम के केस में प्लेंटिफ से इंटरेस्ट नहीं जुड़ा होना चाहिए। भाई सीधी बात है, यही तो बात होगी।
कि भाई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ गए ना? तो दोनों में सिमिलर है कि कौन नेक्स्ट फ्रेंड बन सकता है, कौन गार्जियन, कि भाई इसकी स्थिति में इससे ज्यादा प्रेम भाव नहीं होना चाहिए और इसकी स्थिति में इससे ज्यादा प्रेम भाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो तुम इसके फेवर में भाई माइनर के अगेंस्ट पहुंच जाओगे तुम तो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मान लो इंटरेस्ट जुड़ गया, यहाँ पे मान लीजिए पारुल है, निकिता को नहीं लेते चलो, यहाँ पे है मोहन। पारुल छोटी बच्ची है, 18 साल से छोटी है। एक नेक्स्ट फ्रेंड आया, ये नेक्स्ट फ्रेंड मोहन का लाइक मान लो मोहन का चाचा का लड़का है, मोहन के चाचा का लड़का है। इवन दो समझो, इवन तो इसका इंटरेस्ट मोहन से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना, ये पारुल से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इसका इंटरेस्ट, क्योंकि मोहन से डिफेंडेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन पता है क्या होता है, इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई, भयंकर लड़ाई। तो यहाँ पे है कि मान लीजिए इंटरेस्ट यदि डिफेंडेंट से जुड़ भी जाता है, जुड़ गया ना यहाँ पे, लेकिन ये प्रूफ हो जाता है जब सूट डिसाइड हो गया, ये सूट डिसाइड हो गया, लेकिन बाद में क्वेश्चन उठ रहा है भाई ये तो इसका, ये इससे इसका तो इससे इंटरेस्ट था, लेकिन यदि सूट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब माइनर के ये जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है इस पे कुछ एडवर्स फर्क ही नहीं पड़ा, तो सूट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेक्शन 99 आप सबको पता है, ठीक है, सेक्शन 99 याद कर लेना, पता होना चाहिए, बस सेक्शन 99 पढ़ लिया क्या, मैंने नहीं पढ़ा। सेक्शन 99 में कि छोटी मोटी रेगुलरिटीज के कारण यदि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में फर्क नहीं पड़ रहा, इसका एडवर्स इंटरेस्ट पड़ ही नहीं रहा, मतलब मान लीजिए पारुल का इंटरेस्ट एडवर्स हो रहा है क्या, इसकी ऑलरेडी लड़ाई चल रही है इससे, पारुल का इंटरेस्ट एडवर्स हो ही नहीं रहा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली आपसे पूछा गया कि नेक्स्ट फ्रेंड कौन बन सकता है, तो ऐसे बोले जाएगा कि उसका डिफेंडेंट से इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जिस ऐसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि पारुल से ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। लेकिन उन्होंने पूछा कि यदि है तो क्या होगा, यदि मान लीजिए डिसीजन पास हो गया और कॉन्फ्लिक्ट होने मतलब क्या हो रहा है, उसका एडवर्स इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो सूट को कंटिन्यू रखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कोई नेक्स्ट फ्रेंड कब तक बना रहेगा, तो हमेशा के लिए बना रहेगा, जब तक सूट चलेगा ना तब तक के लिए नेक्स्ट फ्रेंड बना। अब कब नहीं बना रह सकता, मान लीजिए ये नेक्स्ट फ्रेंड का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, सबसे पहले तो आप यही बोलोगे ना कि पता चला कि नेक्स्ट फ्रेंड का इंटरेस्ट या डिफरेंट ये इसका गार्जियन एड लिटिम का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये मैं समझा चुकी, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होने का मतलब धीरे धीरे इसका ये लोग आते थे कोर्ट में, भाई साहब उन्होंने अलग ही लव स्टोरी बना ली डिपेंडेंट और इस नेक्स्ट फ्रेंड ने, या मान लो प्लेंटिफ और इसने अलग लव स्टोरी बना ली, तो भाई अब पहले तो नहीं था मान लो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इनका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको रिमूव किया जा सकता है। मान लीजिए जो नेक्स्ट फ्रेंड है भारत के बाहर रहने लग गया हो, भाई अब कैसे कंटिन्यू करेगा, कैसे कंटिन्यू करेगा, भारत के बाहर रहने लग गया हो, या मान लीजिए कुछ अदरवाइज चीजें ऐसी सिचुएशन आ गई हो तो इसको रिमूव करना पड़ जाए, अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगा। और मान लीजिए इस नेक्स्ट फ्रेंड को निकलना है ना, यदि इस नेक्स्ट फ्रेंड को निकलना है तो इसको एक भला आदमी एज अ नेक्स्ट फ्रेंड लाना पड़ेगा, भला आदमी एज अ नेक्स्ट फ्रेंड लाना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि भाई ये जो आदमी है ये भला आदमी है, इसका इंटरेस्ट प्लेंटिफ से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाता है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको आपका बेस क्लियर हो गया, पढ़ लेते हैं, बेस क्लियर होना ज्यादा जरूरी। माइनर टू sue by next friend. Every suit by minor shall be instituted in his name by a person who in such suit shall be called next friend of the minor. लगेगा खुद के नाम पे लेकिन नेक्स्ट फ्रेंड लगाए। माइनर का मतलब इंडियन मेजोरिटी एक्ट सेक्शन 3 में जो मेजर नहीं हुआ है उसे माइनर कहा जाता है। यदि सूट नेक्स्ट फ्रेंड के बिना लगाया गया, यदि सूट नेक्स्ट फ्रेंड के बिना लगाया गया तो डिपेंडेंट बोलेगा कि भाई ये छोटा बच्चा है, ये सूट को वापस लो, वापस भेज दो, डिसमिस कर दो। तो वेयर a suit is instituted by or on behalf of minor without a next friend, the defendant may apply to have the plain taken off the file, की भाई ये टेकन ऑफ करो, ये तो माइनर के बिना सूट इंस्टीट्यूट कराया गया है। अब मान लो ये पारुल है वर्सेस निकिता है, इसकी नेक्स्ट फ्रेंड बनी पारुल की भूमिका। अब है ना कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये एवे ही सूट लगा रही है, या मान लीजिए ये निकिता एप्लीकेशन लगा रही है कि सर ये जबरदस्ती सूट लगा रही है, तो छोटा बच्चा है इसमें बुद्धि नहीं है, ये भूमिका जबरदस्ती सूट लगा रही है, तो कोर्ट यदि सेटिस्फाई होता है हो जाएगा तो कोर्ट है ना सिक्योरिटी देने के लिए बोल देगा भूमिका को कि एक काम कर तू सिक्योरिटी दे,
सिक्योरिटी दे, डिफेंडेंट का जो भी खर्चा होगा ना उसके संबंध में तुझे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो ये लिखा हुआ है कि द कोर्ट मेड एनी स्टेज ईदर इट्स ओन मोशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट और रीजन रिकॉर्ड करके क्या कर सकती है, नेक्स्ट फ्रेंड को बोल सकती है कि तू सिक्योरिटी दे, क्योंकि मान लीजिए केस यदि मान ले तू हार गई तो बाकी डिफेंडेंट का खर्चा पानी कौन देगा। तो फॉर ऑल द कॉस्ट इनकर्ड और लाइकली टू बी इनकर्ड बाय द डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट जो भी खर्चा वर्चा करेगा उसके लिए तू सिक्योरिटी दे। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस ठीक है लिखा हुआ है, आपसे इतना रूल नंबर 3 ऐसा नहीं पूछा जाए। फिर अब समझो, देखो क्या होता है जब छोटा बच्चा होता है ना, माइनर माइनर बच्चा होता है ना, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, देखो बच्चा माइनर है, तो मान लीजिए जब माइनर बच्चा होता है, मान लो उसके उसका कोई एलआर वेलआर है नहीं, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, मतलब ये कोई भी, मतलब केस के लिए नहीं। मान लो एक 8 साल का बच्चा है, उसके माँ बाप ने ना संन्यास ले लिया, जैसे हमारे जेएनयू में तो ले ली, मेरा दिमाग सटक जाएगा तो मैं भी संन्यास बन गया, कभी तो मेरे मन में आता है कि क्या है यार ये, वाह सब मटेरियलिस्टिक चीज है, माता जी तो हमारे जेएनयू में वाकई ले लेते हैं, 8-8 साल के 9-9 साल के बच्चे संन्यास होते हैं। नहीं एक्चुअलिटी है कि है ना, 8 साल का बच्चा है, इसके माँ बाप ने संन्यास ले लिया। अभी 8 साल के बच्चे का क्या होगा, तो कोर्ट है ना इनका, इसका क्या एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, इसका गार्जियन अपॉइंट कर देगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसका गार्जियन अपॉइंट कर देगी। तो मेरे को एक बात बताओ, यदि मान लो इस 8 साल के बच्चा डिफेंडेंट बना, तो सबसे पहले गार्जियन एट लिडम कौन बनना चाहिए, बताओ, कौन बताओ, अनुराग कौन बनना चाहिए गार्जियन एट लिडम। उसके माता पिता, अरे माता पिता तो संन्यास भी ले चुके ना, गए वो, तो अब क्या गार्जियन एट लिडम बनेंगे, ये बनेगा ना जो पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने गार्जियन अपॉइंट कर रखा है। मान लो इसने 16 साल में केस लगाया, तो सबसे पहले तो इसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना गार्जियन एट लिडम बनने की, जो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा गार्जियन अपॉइंटेड है। समझ गए क्या मैं क्या बोल रही हूँ, एक 8 साल का बच्चा है, मान लो उसके माता पिता ने संन्यास ले लिया, मर गए मान लो इसके माता पिता, तो उसी टाइम इसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस टाइम ही क्या करेगी, गार्जियन अपॉइंट करेगी ना, भाई प्रॉपर्टी का गार्जियन अपॉइंट करेगी। अब मान लो 16 साल में इसको केस लगाना है, अभी भी तो छोटा बच्चा है, तो 16 साल में केस लगाना है तो लगा तो नहीं सकता, मतलब केस लगाना नहीं, केस को डिफेंड कर रहे हैं, तो डिफेंड तो नहीं कर सकता ये, डिफेंडेंट छोटा बच्चा है ना, अभी भी तो 18 साल से छोटा ही है। तो अब है ना गार्जियन एट लिटम अपॉइंट होगा, अभी सिखाया ना, डिफेंस करने के लिए कौन आता है माइनर के बिहाफ पे, गार्जियन एट लिटम। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी इस गार्जियन को मिलनी चाहिए ना। एक बार हैंड रेस कर दो, समझ में आ गया क्या, भाई सबसे पहले तो ये गार्जियन तो जिंदगी भर के लिए बना है ना इसका, सब चीजों। तो यही बात है, मान लो कि कोर्ट को ऐसा लगता है नहीं, इस गार्जियन एट लिटम को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। वही अगेन मान लेते हैं ये पारुल है, इसके माता पिता ने ले लिया संन्यास, इसका गार्जियन अपॉइंट हुआ, मान लो अनुराग ही गार्जियन अपॉइंट हुआ इसका, तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, अनुराग को गार्जियन, ये गार्जियन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाला है, ये कोर्ट वाला नहीं है, कि अनुराग को नहीं गार्जियन अपॉइंट करना चाहिए, मान लो अर्चित है, इसको बनाना चाहिए गार्जियन। वही अर्चित को गार्जियन बनाना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले किसके पास नोटिस जाएगा, अनुराग के पास नोटिस जाएगा, तो भाई हम अर्चित को गार्जियन बनाना चाहते हैं। यदि अब मान लो अनुराग नहीं है, अब दूसरी स्टेज, मतलब अब मान लो संन्यास विन्यास नहीं लिया है इसके माता पिता ने, भाई संन्यास ले लिया तब तो अनुराग आया, लेकिन यदि माता पिता ने संन्यास नहीं लिया और अर्चित को गार्जियन बनाना है, तो किसको जाएगा, पहले इसके फादर को जाएगा नोटिस, अनुराग के बाद। यदि अनुराग नहीं है तो फादर को जाएगा, फादर नहीं है तो मदर को जाएगा, मदर नहीं है तो जिसके केयर में रहता है उसको जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यही कुछ लिखा हुआ है डिफेंडेंट के केस में, कि where the defendant is minor, the court shall appoint a proper person to be the guardian of the suit of such minor। भाई सिखाया ना, नेक्स्ट फ्रेंड तो किस में होता है, प्लेंटिफ के केस में, और गार्जियन एट लिटम किसके केस में होता है, डिफेंडेंट के केस में। तो डिफेंडेंट छोटा बच्चा है तो कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करेगा गार्जियन फॉर सच माइनर। ठीक है, एप्लीकेशन वही अब सब जगह लगती है, एप्लीकेशन लगती है, एफिडेविट एफिडेविट फाइल होता है, एफिडेविट फाइल होता है कि भाई जो प्रपोज्ड गार्जियन है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है माइनर के लिए। ठीक है, और वो फिट फिट पर्सन है, वो कैसा है, फिट पर्सन है अपॉइंट होने के लिए। ऐसा नेक्स्ट फ्रेंड में भी लगता है, जैसे मुझे किसी का नेक्स्ट फ्रेंड बनना है तो मुझे एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि मेरा कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है डिफेंडेंट से, और मैं फिट पर्सन हूँ नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट होने के लिए, तो सेम गार्जियन में भी लगता है। ऑर्डर शैल बी मेड ऑन एप्लीकेशन बट नोटिस शैल बी गिवन। नोटिस जाएगा, भाई बन तो जाएगा गार्जियन, लेकिन नोटिस पहुंचेगा, तो नोटिस किसको पहुंचेगा,
नोटिस किसको पहुंचेगा? तो सबसे पहले नोटिस किसको पहुंचेगा? अनुराग को। टू एनी गार्जियन ऑफ द माइनर अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय अथॉरिटी कॉम्पिटेंट इन दैट बिहाफ। फिर यदि कोई गार्जियन नहीं है तो फादर को पहुंचेगा, यदि फादर नहीं है तो मदर को पहुंचेगा, यदि फादर और मदर नहीं है तो कोई नेचुरल गार्जियन हो उसको पहुंचेगा, और यदि फादर मदर नेचुरल गार्जियन नहीं है तो जिसके केयर में वो माइनर रह रहा है उसके पास पहुंचेगा कि भाई हम अर्चित को बना रहे हैं इसका गार्जियन, तो आके ऑब्जेक्शन करो और देख लो। और एक बार व्यक्ति गार्जियन अपॉइंट हो गया तो वो जिंदगी भर के लिए गार्जियन रहेगा अनलेस उसका रिमूवल हो जाता है, रिटायर हो जाता है, या वो व्यक्ति मर जाता है। ये मैं आपको सिखा चुकी। 3 ए भी सिखा चुकी, यही सिखाया ना कि मान लो ये पारुल है, ठीक है, ये निकिता है, और इसका कौन बन गया गार्जियन? अर्चित बन गया। बाद में पता चलता है कि अर्चित और निकिता का मतलब अर्चित और निकिता का इंटरेस्ट है, तो मतलब पारुल के लिए अर्चित का एडवर्स इंटरेस्ट है। भाई ये डिफेंडेंट है ना, डिफेंडेंट है। मान लीजिए इसका भाई है तो इसका इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो बाद में पता चलता है कि पारुल का तो अर्चित, पारुल और अर्चित का एडवर्स इंटरेस्ट था। लेकिन ना क्या हुआ, डिग्री पास हो चुकी है, डिग्री पास हो चुकी है, तो अभी बता के आई ना मैं तुम्हारे को, डिग्री पास हो गई है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इससे कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ा ही नहीं पारुल की प्रोसीडिंग पे, तो डिग्री सेटिसाइड नहीं होगी, डिग्री सेटिसाइड नहीं होगी। तो यही लिखा हुआ है कि no decree passed against a minor shall be set aside merely on the ground that the next friend or guardian of the suit had an interest in the subject matter of the suit adverse to that minor। एक बार हैंड रेस कर दो कि बाय चांस पता भी चल जाता है कि अर्चित और निकिता का एडवर्स इंटरेस्ट था, तो केवल इसी आधार पर डिग्री सेटिसाइड नहीं होगी। लेकिन लेकिन क्या लिखा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई एडवर्स इंटरेस्ट था और मान लीजिए कि प्रेजुडाइज हो गया पारुल को, तो डिग्री सेटिसाइड हो सकती है। भाई ये पता चल गया कि भाई एडवर्स इंटरेस्ट था, ये तो इसका भाई है और एक्चुअल में मतलब एक्चुअल में इन लोगों का बहुत भाव है एक दूसरे के प्रति, तो पारुल प्रेजुडाइज हो रही है डिग्री से, मतलब तो सेटिसाइड। बट द फैक्ट that by reason of such adverse interest of the next friend or guardian, prejudice has been caused to the interest of the minor shall be ground for setting aside a degree। लेकिन यदि पता चलता है कि नहीं, क्या पता चलता है कि नहीं यार, भाव तो इन लोगों का इंटरेस्ट तो है, तो डिग्री सेटिसाइड हो सकती। और इस रूल की कोई भी बात, जैसे मान लो कि भाई पारुल है वर्सेस निकिता है और अर्चित, अर्चित और निकिता मान लो भाई बहन है, ठीक है, तो भाई ईमान इस अर्चित को समझना चाहिए था ना, पहले ही समझना चाहिए था इसका गार्जियन, इसका नेक्स्ट फ्रेंड बनने से पहले। करा तो है ना इसने मिसकंडक्ट, पहले ही बता देता। भाई मिसकंडक्ट तो करा ही है ना तू, तो मतलब चल डिग्री सेटिसाइड नहीं हो रही, लेकिन तुमने मिसकंडक्ट तो करा है ना, तुमने ग्रॉस नेग्लिजेंस तो करी ना नेक्स्ट फ्रेंड बन करने। तो पारुल इससे क्या कर सकती है, पारुल इससे रिलीफ क्लेम कर सकती है कि भाई तुमने करा, मान लो तुम डिग्री सेटिसाइड नहीं कर रहे लेकिन कुछ रिलीफ तो दो मुझे, तुम बनी ही क्यों। तो ये लिख रहा है इस रूल की कोई बात माइनर को प्रिक्लूड नहीं करती है रिलीफ क्लेम करने से बाय द रीजन ऑफ मिसकंडक्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड और ऑन द पार्ट ऑफ गार्जियन रिजल्टिंग प्रेजुडाइज द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर। सिंपल सी बात थी कि सूट सेटिसाइड, डिग्री सेटिसाइड नहीं होगी, प्रेजुडाइज हुआ है तो सेटिसाइड हो सकती है, लेकिन इस रूल की कोई भी बात माइनर को कोई अदर रिलीफ क्लेम करने से मना नहीं कर रही। ठीक है, कौन नेक्स्ट फ्रेंड बन सकता है और कौन गार्जियन बन सकता है, तो सिखाया मैंने कौन नेक्स्ट फ्रेंड बन सकता है, एक बड़ा आदमी, मेजर। भाई बड़ा ही बनेगा, छोटे बच्चा है तो सूट तभी तो नहीं लगा रहा, तभी तो तुम्हारे को नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट कर रहे हैं। तो किसी नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है जो मेजोरिटी एक्ट के द्वारा मेजर हो, मेजोरिटी एक्ट के द्वारा मेजर हो और साउंड माइंड का हो, उसका इंटरेस्ट एडवर्स नहीं हो माइनर से। समझो यही कि ही इज इन नॉट इन द केस ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड डिफेंडेंट नहीं होना चाहिए और इन द केस ऑफ गार्जियन प्लेंटिफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरी चीज लोगों को कम समझ में आती है, लेकिन अपन समझ चुके हैं कौन बन सकता है नेक्स्ट फ्रेंड, जो मेजर हो, या गार्जियन कौन बन सकता है, मेजर हो माइनर हो। ठीक है, एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, मतलब प्लेंटिफ के नेक्स्ट फ्रेंड के केस में वो डिफेंडेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए और डिफेंडेंट के केस में वो लाइक गार्जियन के केस में वो प्लेंटिफ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो यही अनुराग आ गया यहाँ पे। अनुराग कौन था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा व्यक्ति था। तो वेयर अ माइनर हैज गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नो पर्सन अदर देन सच गार्जियन शैल बी एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड और अपॉइंटेड एज अ गार्जियन इन द सूट। समझ लो मैंने क्या बोला, यदि अनुराग ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा व्यक्ति है तो सबसे पहले नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन बनने का उसको मौका मिलना चाहिए। भाई वही तो है, करता धरता तो वही है।
लेकिन यदि कोर्ट को लगता है कि नहीं वो नहीं बनना चाहिए, तो की वेलफेयर, माइनर की वेलफेयर में है कि किसी अन्य व्यक्ति को बनना चाहिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है, ऐसा कर सकता है। ठीक है। और किसी भी पर्सन को नेक्स्ट फ्रेंड, गार्जियन वार्जियन नहीं बनाया जाएगा जब तक कि वो रिटर्न में नहीं लिख देगा, और फिट और विलिंग होना चाहिए वो नेक्स्ट फ्रेंड और माइनर बनने के लिए। अब देखो, एक बार हैंड रेस करो, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर चलता है। ये दिखने में बहुत बड़े बड़े रूल है, आपके माइंड में चीजें सेट हो जानी चाहिए। बस एक मैंने बेस क्लियर कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में आती जाएगी। अब देखो। जैसे ये जो वादार संरक्षक है हम्म। ना, वो इसका मतलब कि जैसे नियुक्ति और कौन नियुक्त हो सकता है, और उसकी नियुक्ति कैसे होगी, मतलब नियुक्ति कैसे होगी, तब तो सेक्शन ये रूल 3 लिखना है ना। और जो नियुक्ति मतलब कि कैसे होगी? नियुक्ति, हाँ, नियुक्ति कैसे होगी? तो ये तो मतलब गार्जियन के लिए है। वादार समर्थक को गार्जियन एड लिडम बोलते हैं क्या? हाँ, हाँ, वही बोलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले नियुक्ति कैसे होगी, तो ये लिखा हुआ है। 3 कौन वाला। बन सकता है, फोर लिखा है। कौन बन सकता है, फोर है। तो ठीक है। मतलब नियुक्ति कैसे होगी, तो रूल 3 पूरा, और नियुक्ति कैसे कौन होगी, होगा? तो वैसे ऐसे आपसे पूछा गया कि नियुक्ति कैसे होगी, तो फोर भी लिख दो थोड़ा बहुत, एक लाइन में, दो लाइन में फोर लिख दो, फिर थ्री लिख दो कि सबको नोटिस पहुंचेगा, ये सब चीजें करके। मतलब मेन आंसर तो इसका थ्री है, नियुक्ति कैसे होगी। डन। और कौन बन सकेगा, तो फोर है। अब मैं वो केडी सर वाले टेस्ट सीरीज में पता नहीं ऐसे अलग सा क्वेश्चन आता था, वो मतलब कुछ अजीब ही लैंग्वेज में लिखते थे, वो तो पता नहीं चलता था कौन 3 लिखे या 4 लिखे होगा, ऐसा कुछ था उसमें क्वेश्चन। मेरे को तो थ्री और फोर आंसर, थ्री और फोर इसका आंसर हो सकता है। अब आओ देखो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन, मतलब बार बार वही चीज देखिए रूल नंबर 5 में, कि जो भी एप्लीकेशन कोर्ट में लगेगी ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, एप्लीकेशन जो लगेगी वो या तो नेक्स्ट फ्रेंड लगाएगा या गार्जियन लगाएगा। एप्लीकेशन की बात की गई है यहाँ पे। यदि कोई एप्लीकेशन लगाई जा रही है कोर्ट में माइनर के थ्रू, तो या तो नेक्स्ट फ्रेंड लगाएगा या गार्जियन लगाएगा। यदि नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन के बिना एप्लीकेशन लगाई गई है, may be discharged and where the pleader of the party at whose instance such order was obtained। ये है जैसे मान लो ये पारुल वर्सेस निकिता है। ठीक है। निकिता छोटी है। ठीक है, इसका इसका मान लीजिए गार्जियन नहीं आया था। इसका गार्जियन नहीं आया था, गार्जियन एड लिडम नहीं आया था, लेकिन इसके प्लीडर ने मान लो कोई एप्लीकेशन को डिस्चार्ज करवा दिया, कोई एप्लीकेशन को डिस्चार्ज करा दिया। तो पारुल अब क्या कर सकती है, मतलब अब किस पे कॉस्ट लगेगी, प्लीडर पे कॉस्ट लगेगी। निकिता के प्लीडर पे कॉस्ट लगेगी। तू पागल है, तुझे पता था ये निकिता माइनर है, इसका कोई गार्जियन नहीं है, तो भी तूने ये लाइक एप्लीकेशन को डिस्चार्ज करवा लिया, तो अब इस पे कॉस्ट लगाएगी, किस पे लगाएगी, प्लीडर पे कॉस्ट लगाएंगे। कि भाई तुझे पता है कि निकिता छोटी है, तो गार्जियन तो लेकर आए इसका। तो यही लिखा है कि कोई भी एप्लीकेशन यदि नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन के बिना डिस्चार्ज की गई है, और where the pleader of the party at whose instance such order was obtained knew or might reasonably have known the fact of such minority with cost to be paid by such pleader। अब कौन पे करेगा, नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन एक कॉमन सेंस है कि भाई नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है, मान लो एक माइनर का नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब एडवोकेट प्लीडर नहीं होता है। नेक्स्ट फ्रेंड मतलब एक व्यक्ति खड़ा रहेगा उसके बिहाफ पे। अब जैसे मान लो नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है और प्लीडर ने लाइक कोई भी ऑर्डर ले लिया, तो उस पर कॉस्ट लगेगी। तू पागल है, तू तो पढ़ा लिखा आदमी है ना, तू प्लीडर है, तो ये जानते हुए भी कि वो माइनर है, तूने क्यों ऑर्डर ले लिया, तो उस पर कॉस्ट लग जाएगी। अब देखो, सीधी बात है कि जो नेक्स्ट फ्रेंड है और माइनर है, किसी भी तरीके का पैसा वैसा, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा माइनर के बिहाफ पे। क्या बोला मैंने, कि कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड है या कोई भी गार्जियन है, माइनर के बिहाफ पे किसी भी तरीके का पैसा नहीं लेगा, किसी भी तरीके का मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लेगा, ना ही तो कॉम्प्रोमाइज में, और ना ही लाइक कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी डिग्री पास हुई है माइनर के अगेंस्ट, लेकिन कोर्ट की परमिशन से कर सकता है। भाई सीधी बात है, माइनर है, तू माइनर के बिहाफ पे नेक्स्ट फ्रेंड बन गया, तो तुझे अधिकार थोड़ी मिल जाएगा कि तेरी इच्छा से तू कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, तेरी इच्छा से कोई भी उससे उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा, पैसा ले लेगा, दे देगा, ऐसा कुछ काम तू नहीं कर सकता कोर्ट की परमिशन के बिना। लेकिन कोर्ट ऐसी परमिशन दे सकती है यदि कोर्ट को ऐसा लगे कि भाई ऐसा करना उसके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये लोग है ना ऐप, देखो सब वापस बता देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड
या कोई भी गार्जियन ना तो कोई पैसा लेगा, ना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लेगा, ना कोई पैसा लेगा, ना ही कोई मूवेबल, ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज डिक्री में, और ना ही कोई डिक्री ऑर्डर पास हुआ है माइनर के अगेंस्ट या फेवर में, उसमें ना ही पैसा लेगा देगा कुछ भी नहीं। कोर्ट की परमिशन की जरूरत लगेगी, कोर्ट की परमिशन की जरूरत लगेगी। ठीक है, अब कोर्ट की परमिशन की जरूरत लगेगी ना, तो कोर्ट की परमिशन कोर्ट तब देगी जब ये नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन एक एफिडेविट लगा देगा। चलो पहले यही पढ़ लेते, समझ में आ जाएगा कि a next friend or guardian for the suit shall not, without the leave of the court, receive any money or movable property on behalf of minor, either by way of compromise decree or under a decree or order in favor of the minor. Before giving leave, the court shall require such security and give such direction as will, in the option, sufficiently protect the property from waste or ensure its proper application. ऐसी लीव कोर्ट तब दे देगा जब कोर्ट को ऐसा लगेगा कि भाई वो सफिशियंटली ऐसा करना, प्रॉपर्टी को सफिशियंटली प्रोटेक्ट करने के लिए, बेनिफिट के लिए जरूरी है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में रीजन टू बी रिकॉर्डेड डिस्पेंस विद द, देखो क्या करेगा भाई, इससे ना क्या लेता है, नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट फ्रेंड से और ना लाइक गार्जियन से सिक्योरिटी ले लेते हैं ये लोग। क्या ले लेते हैं, सिक्योरिटी ले लेते हैं कि तू सिक्योरिटी जमा करा, कि भाई हमें ना तुझे परमिशन तभी देंगे जब तू सिक्योरिटी जमा कराएगा। सिक्योरिटी जमा कराएगा इस बेहाफ पे कि भाई मैं सिक्योरिटी जमा करा रहा हूँ, ये जो मैं बेच बाच रहा हूँ, ये पैसे वैसे ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ये इसके बेनिफिट के लिए। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जो लाइक यहाँ पे कोई व्यक्ति, मान लीजिए जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो माता पिता ही है। कौन है नेक्स्ट फ्रेंड, वो माता पिता ही है। तो तुम क्या माता पिता से सिक्योरिटी लोगे क्या, तो यही लिखा हुआ है। जनरली तो क्या लिखा है, लीव देने से पहले कोर्ट सिक्योरिटी लेता है, कोर्ट सिक्योरिटी लेता है, लेकिन कोर्ट रीजन रिकॉर्ड करके डिस्पेंस कर सकता है सिक्योरिटी से, वाइल ग्रांटिंग लीव टू नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन, कि भाई सिक्योरिटी मत दे यदि वो पेरेंट्स है माइनर के, नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन, यदि वो व्यक्ति मैनेजर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में। अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़ गया, ऊपर से हमने पढ़ा कि माइनर सूट इंस्टीट्यूट करेगा नेक्स्ट फ्रेंड के बिहाफ पे करेगा, फिर हमने पढ़ा ये सब चीजें पढ़ ली। फिर हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा गार्जियन वार्जियन कैसे अपॉइंट होगा, गार्जियन अपॉइंट करने के लिए कि सबसे पहले उसको नोटिस जाएगा, जो गार्जियन अपॉइंट लाइक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, पिता को जाएगा, माता को जाएगा, नेचुरल गार्जियन को जाएगा, या जिसकी केयर में रह रहा है उसको चला जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 3A में कि कोई भी डिग्री सेटिसाइड नहीं होगी कि एडवर्स इंटरेस्ट है। रूल नंबर 4A में कौन बन सकता है, साउंड माइंड बन सकता है, मेजर बन सकता है, एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और यदि मान लीजिए पहले से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा वो अपॉइंटेड है, कौन अपॉइंटेड, गार्जियन अपॉइंटेड, तो पहले उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको उसको उसी को बनाओगे, है ना। और रूल नंबर 6 ये बोलता है कि किसी भी तरीके से आप पैसे वैसे प्रॉपर्टी नहीं लोगे अनलेस कोर्ट की परमिशन नहीं लो, और कोर्ट परमिशन तब देगा जब तुम सिक्योरिटी जमा करा दोगे। कोर्ट सिक्योरिटी जमा कराने से मना कर सकता है जब गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड माता पिता ही है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का लाइक मैनेजर। जैसे ना प्रॉपर्टी ले सकता है ना प्रॉपर्टी दे सकता है, वैसे ही ना किसी तरीके का ये अग्रीमेंट कर सकता है, ना ही किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज कर सकता है कोर्ट की परमिशन के बिना। भाई कुछ भी नहीं कर सकता। भाई कुछ तू है कौन, तुझे सिर्फ सूट लड़ने के लिए तो बोला है, तू क्यों एग्रीमेंट करेगा, क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो देखो अब कोर्ट परमिशन तब देगा जब ये लोग क्या लगा देंगे, ये तो लगा देगा एफिडेविट, नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन, और प्लीडर लगा देगा एप्लीकेशन। प्लीडर एक एप्लीकेशन लगाएगा कि भाई ये जो अग्रीमेंट और ये कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं माइनर के बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइनर के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। इससे ऊपर अपन क्या कर रहे थे, ना मनी लेगा ना मूवेबल प्रॉपर्टी लेगा, कोर्ट की परमिशन के बिना। कोर्ट परमिशन देने से पहले क्या ले रही थी, सिक्योरिटी ले रही थी। और अग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज में क्या है कि किसी भी तरीके का अग्रीमेंट नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा यदि कोर्ट की परमिशन के बिना। कोर्ट परमिशन तब देगी जब ये दोनों एफिडेविट या एप्लीकेशन लगा देंगे कि भाई हम ये जो अग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, ये हम इसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो यही लिखा है। कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड या कोई भी गार्जियन, रट लें, ये रटना है अपन को, ये वाला आंसर ये एग्जाम में आता है कि कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड या कोई भी गार्जियन कोर्ट की परमिशन के बिना किसी भी अग्रीमेंट और किसी भी कॉम्प्रोमाइज में एंटर नहीं होगा। यदि आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए तो एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी जिसमें एफिडेविट होगा नेक्स्ट फ्रेंड का और गार्जियन का,
और यदि प्लीडर है तो प्लीडर का सर्टिफिकेट भी होगा कि भाई ये जो अग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज है हम केवल इसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और यदि कोर्ट की परमिशन के बिना कोई भी अग्रीमेंट और कोई भी कॉम्प्रोमाइज, ये रटना है आपको, कोई भी ये मुझे भी रटा हुआ है, आपको भी रटना है कि यदि कोर्ट की परमिशन के बिना कोई भी अग्रीमेंट और कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो ये वॉइडेबल होगा। इट शैल बी वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल पार्टीज अदर देन द माइनर। रट लो उसको, माइनर के अलावा सारी पार्टीज के लिए ये जो अग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज है ये वॉइडेबल होगा। क्या होगा? ये वॉइडेबल। एक बार हैंड रेस कर दो, रट लिया ना अपन ने कि कोई भी अग्रीमेंट और कोई भी कॉम्प्रोमाइज हमने कोर्ट की परमिशन के बिना करा तो रट लो, इट शैल बी वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल द पार्टीज अदर देन द माइनर। अदर देन द माइनर। रिटायरमेंट क्या हो सकता है नेक्स्ट फ्रेंड का? तो सीधी बात है, कोई नेक्स्ट फ्रेंड का रिटायरमेंट नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है नेक्स्ट फ्रेंड का। लेकिन मान लो कि यदि अब बहुत इमरजेंसी आ गई, भाई आदमी तो हूँ, इंसान ही तो हूँ, तो एक यदि यदि नेक्स्ट फ्रेंड का रिटायर होगा ना, तो एक भला व्यक्ति एक फिट पर्सन के लाके खड़ा करेगा, एफिडेविट लगाएगा कि ये फिट पर्सन है, इसका कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है, यही लिखेगा। रूल नंबर 8, रूल नंबर 9, ये आपको रूल से याद करने हैं। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला आपको रूल से याद करने के लिए, ये आपको रूल से याद करने हैं। ऑर्डर नंबर 31, 32, रूल नंबर 8 रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, रूल नंबर 9 रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, कि कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड शैल नॉट रिटायर, कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड रिटायर नहीं होगा, सबसे पहले फिट पर्सन लाके खड़ा करेगा। फिट पर्सन लाने के पहले वो एप्लीकेशन लगाएगा कि एक एप्लीकेशन में क्या लिखेगा कि ये व्यक्ति फिट है, इसका कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है। पूरे चैप्टर में अपन एडवर्स इंटरेस्ट समझ रहे हैं और वो समझा चुकी एडवर्स इंटरेस्ट क्या होता है। रिमूव कब करेंगे? तो रिमूव करेंगे तो तुम्हें मैंने सिखाई दिया कि कब रिमूव कर देंगे। वो भारत छोड़ के जा रहा है, उसका एडवर्स इंटरेस्ट पता चल गया है, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो रिमूव कर देंगे। तो रिमूवल कि वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर इज एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर, कि यदि नेक्स्ट फ्रेंड का इंटरेस्ट माइनर के एडवर्स हो गया है, वो डिफेंडेंट से इतना कनेक्टेड है, नेक्स्ट फ्रेंड डिफेंडेंट से इतना कनेक्टेड है कि माइनर का इंटरेस्ट उससे एडवर्स हो गया है। सब इसमें देखो दोनों सेम ही है। पहले लिखा है कि माइनर का इंटरेस्ट एडवर्स हो गया, फिर दूसरे में वापस वही लिखा है कि जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो डिफेंडेंट से इतना कनेक्टेड है कि अनलाइकली, पॉसिबल ही नहीं है कि माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो और वह अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो भारत के बाहर रहने लग गया है, या कोई भी सफिशियंट कॉज है, तो एप्लीकेशन क्या होगी? एप्लीकेशन लगाई जाएगी माइनर या डिपेंडेंट के बिहाफ पे फॉर हिज रिमूवल, फॉर हिज रिमूवल। और यदि नेक्स्ट फ्रेंड लाइक वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड इज नॉट अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एन एप्लीकेशन इज मेड बाय गार्जियन सो अपॉइंटेड हु डिजायर्स टू बी। अब मान लो भैया, अब अनुराग आ जाएगा, मान लीजिए पारुल पारुल चल रही थी, पारुल वर्सेस निकिता, यहाँ पे मोहन था, मोहन को रिमूव कर दिया, मोहन को रिमूव कर दिया, तो अनुराग एप्लीकेशन लगा सकता है कि भाई तुमने अब मोहन को रिमूव कर दिया, अब मुझे चांस दे दे, अब तो बन जाऊं मैं इसका नेक्स्ट फ्रेंड। तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है कि यदि मान लीजिए कि रिमूव कर दिया जाता है, और ये रिमूव कर दिया जाता है, तो जो एप्लीकेशन लगाई जा सकती है उस गार्जियन के द्वारा जो अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड है कि भाई मैं बनना चाहता हूँ अब इसका नेक्स्ट फ्रेंड। तो ये कुछ खास नहीं है। अब सोचो, मेरी बात समझ में, पारुल वर्सेस निकिता चल रहा है, पारुल का नेक्स्ट फ्रेंड था मोहन। कौन था नेक्स्ट फ्रेंड? मोहन। अब मोहन मान लो रिटायर हो गया, रिमूव हो गया, क्या केस आगे प्रोसीड होगा क्या? जब तक कोई अदर पर्सन अपॉइंट नहीं होगा। ये प्लेंटिफ है, बताओ केस प्रोसीड होगा क्या आगे? विनी आप बताओ। नो मैम। सब समझ रहे हो क्या? प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ के बिना सूट कैसे कंटिन्यू होगा? एक बार हैंड रेस करो, स्टे लग जाएगा प्रोसीडिंग पे। जब तक नया नेक्स्ट फ्रेंड नहीं, खुद कॉमन सेंस लगाया करो, कुछ नहीं चलता लॉ, अपन मतलब लॉ ऐसे कॉमन सेंस पे भी नहीं चलता, लेकिन लिखा भी तो एक आम आदमी नहीं तो है भाई, इंसानों ने तो लिखा है लॉ, किसने लिखा है? लिखा तो इंसानों ने ही है ना। तो प्लेंटिफ प्लेंटिफ, ये देखो माइनर है, पारुल एक माइनर है, इसका नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है, तो माइनर के बिहाफ पे तो केस आगे चल ही नहीं सकता है, नहीं चल सकता, तो स्टे लग जाएगा प्रोसीडिंग पे। क्या लग जाएगा? प्रोसीडिंग पे स्टे लग जाएगा। तो ये लिखा हुआ है ठीक। यदि रिटायर हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, डेथ हो जाती है नेक्स्ट फ्रेंड की, फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी स्टेड अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑन नेक्स्ट फ्रेंड। अब नीचे लिखा हुआ है गार्जियन, गार्जियन के आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वेयर द गार्जियन ऑफ द सूट डिजायर्स टू रिटायर और डज नॉट डू इज द कोर्ट शैल अपॉइंट न्यू गार्जियन। यहाँ पे स्टे की बात नहीं करी, समझ रही हो क्या? डिफेंडेंट, डिफेंडेंट तो डिफेंडेंट ही है ना, सूट तो पारुल चला रही है, ठीक है। तो यदि डिफेंडेंट का गार्जियन नहीं रहता तो नया गार्जियन अपॉइंट कर देगी, हाथों हाथ नया गार्जियन कोर्ट का ऑफिसर ऑफिसर भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते।
अब देखो, अब ये चल रहा था केस पारुल वर्सेस निकिता। ये मान लो 17.5 साल की थी जब इसका नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट हुआ और सूट इंस्टीट्यूट करा नेक्स्ट फ्रेंड। अब ये हो गई 18 साल की। तो पारुल के पास में ऑप्शन है, क्या कर सकती है, सूट को कंटिन्यू कर सकती है या सूट को खत्म कर सकती है। भाई सूट को कंटिन्यू कर सकती है, लिख देगी कि आई पारुल जैन जिसने अभी अटेन कर लिया मेजोरिटी, केस चल रहा था बाय लेट नेक्स्ट फ्रेंड। अब नेक्स्ट फ्रेंड, केस चल रहा था नेक्स्ट फ्रेंड, अब मैं इस सूट को कंटिन्यू करना चाहती हूँ या खत्म करना चाहती हूँ। अब खुद सोचो, यदि सूट खत्म करेगी तो किसकी शामत आ जाएगी, इस नेक्स्ट फ्रेंड की शामत नहीं आ जाएगी क्या? समझो, समझ रहे हो? यदि सूट को ये खत्म करना चाहती, सूट कौन चला रहा था, इसका नेक्स्ट फ्रेंड चला रहा था, तो नेक्स्ट फ्रेंड को कोर्ट नहीं बोलेगी तू पागल है क्यों चला रहा था। अब इस पे कॉस्टिंग नहीं लगाएगी क्या? एक बार हैंड रेस करो, समझो इस चीज को, कंसेप्ट समझो कि पारुल बड़ी होके बोलती है मैं तो सूट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, डिफेंडेंट तो खड़ा था ना इतने दिन से, तो नेक्स्ट फ्रेंड पे कॉस्टिंग लग जाएगी, और यदि कंटिन्यू करना चाहती है तो कर ले भाई। तो मान लो कि पारुल माइनर प्लेंटिव जो लाइक बड़ा हो चुका है, अटेनिंग मेजोरिटी, इलेक्ट करेगा कि वो प्रोसीड करेगा सूट या एप्लीकेशन को। तो यदि वो प्रोसीड करता है सूट या एप्लीकेशन को, कोर्ट को अप्लाई करेगा कि डिस्चार्ज कर दो नेक्स्ट फ्रेंड को और मुझे प्रोसीड करने दो मेरे नेम से। फिर ए बी लेट अ माइनर, कि जो व्यक्ति, मैं पहले एक छोटा माई बच्चा था, लेट अ माइनर, अब नेक्स्ट मैं नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सूट लगा रखा था, अब मैं मेजोरिटी को अटेंड कर चुका। यदि वो सूट को अबंडन करने का निर्णय लेता है, एप्लीकेशन को अबंडन करने का निर्णय लेता है, ठीक है, तो वो कोर्ट को बोलेगा कि सूट को डिसमिस कर दो, सूट को डिसमिस कर दो। फिर सूट क्या लगाएगी, रिप है ना, सूट को डिसमिस कर दो। और फिर देखो, ऑन एप्लीकेशन और रीपेमेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय, और उसको मतलब जो इनकर, जो डिफेंडेंट ने कॉस्ट इनकर करी है ना या अपोजिट पार्टी ने कॉस्ट इनकर करी है, तो कोर्ट उसको किसको पे करने के लिए बोलेगी, नेक्स्ट फ्रेंड को पे करने बोलेगी। मेरी बात समझ गए क्या, क्यों पे करने के लिए बोलेगी? अनुराग, नेहा, निकिता, विनी, भूमिका, गरिमा, क्यों पे करने के लिए बोलेगी? क्योंकि नेक्स्ट फ्रेंड सूट चला रहा था ना, अब ये बड़ी हो गई अभी मना कर रहा है, तो डिफेंडेंट बोलेगा नहीं क्या कि तुम्हारे मजे चल रहे हैं क्या, पहले तू नेक्स्ट फ्रेंड चला रहा था अभी बड़ा हो गया तो ये मना कर रहा है सूट को चलाने के लिए, करना कंटिन्यू। ठीक है, डन। नेक्स्ट फ्रेंड को सूट कंटिन्यू करने के लिए बोल देगी, ये कुछ भी काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है। 14 रूल, ये देख लो रूल नंबर 14 क्या बोल रहा है, अ माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी में इफ अ सोल प्लेंटिफ अप्लाई द सूट इंस्टीट्यूट इन हिज नेम बाय नेक्स्ट फ्रेंड बी डिसमिस ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर। रूल नंबर 14 में ये बोल रहा है, माइनर बड़ा हो गया और माइनर बोल रहा है कि सर ये जो नेक्स्ट फ्रेंड ने सूट लगाया था अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर था, नोटिस जाएगी, नोटिस सारे एप्लीकेशन, सारी पार्टीज को नोटिस सर्व होगा, कोर्ट सेटिस्फाई कर हो जाती है कि अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर था, एप्लीकेशन को ग्रांट कर देगी, नेक्स्ट फ्रेंड को वापस कॉस्ट पे करने के लिए बोलेगी, भाई नेक्स्ट फ्रेंड को पे करने के लिए बोलेगी। और 1 से 14 के सारे रूल अनसाउंड माइंड पर भी अप्लाई होते हैं, जैसे माइनर पे अप्लाई होते हैं वैसे अनसाउंड माइंड पे होता है, एक्सेप्ट 2A। तो 2A क्या है, 2A में क्या है, सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा, इस वाले ये मतलब 2A के अलावा सारे के सारे रूल किस पे अप्लाई होते हैं, नेक्स्ट इस पे भी अप्लाई होते हैं, अनसाउंड माइंड। मैम एक बार वो 12 का फोर्थ पॉइंट एक बार वापस बता दीजिए। 12 का फोर्थ पॉइंट, जैसे हाँ वो सूट को त्यागने का निर्णय लेता है, सूट को त्यागने का निर्णय लेता है वो, ठीक है, तो कोर्ट में ऑर्डर करेगा कि आप सूट को डिसमिस कर दो, क्या कर दो, कोर्ट में क्या बोलेगा, कोर्ट में बोलेगा कि सर आप सूट को डिसमिस कर दो, तो सूट को डिसमिस कर दो। मान लो जैसे भाई, मान लो ये पारुल है, पारुल वर्सेस निकिता चल रही है, मान लो पारुल जब 13 साल की थी, 13 साल की थी जब पारुल के बिहाफ पे मोहन आया था सूट लड़ने के लिए, नेक्स्ट फ्रेंड बन के आया था ये, ठीक है, अब पारुल 18 साल की हो गई, बड़ी हो गई, अब ये बोल रही कि सूट को डिसमिस कर दो, समझ रही हो, समझ गए अनुराग सर? तो निकिता भी तो 5 साल से लड़ रही है ना, इसकी भी तो कॉस्टिंग वॉस्टिंग लग गई ना 5 साल से, अब तुम्हें एकदम से आकर बोल रहे हो कि सूट को डिसमिस कर दो, तो निकिता बोलेगी कि भाई मेरी कॉस्टिंग तो वापस करो। अनुराग सर डन ना? तो कौन देगा कॉस्टिंग, ये मोहन देगा जो इसके सूट को चला रहा था। ठीक है, मतलब पारुल पारुल मना मतलब ये पारुल वादी मना कर मना रही है, हाँ पारुल हाँ मना, वो मना कर रहे हैं तो फिर बाद में वो ठीक है मोहन, ठीक है क्योंकि हाँ, मोहन मोहन चला रहा था ना तेरे सूट को, मोहन ने क्यों चलाया तेरा सूट, तुझे मना कर रही है तो मोहन ने क्यों चलाया, मोहन को कॉस्टिंग पे करना पड़ेगी। देखो लिखा है कि जो भी कॉस्ट इनकर करी है डिफेंडेंट ने, अपोजिट पार्टी ने, तो अब आपको मे बी पेड बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इतना ज्यादा डिटेल में अपन को जानने की जरूरत नहीं है, रूल नंबर आते हैं उठ के। ठीक है, ऑर्डर नंबर 32A, इसके अंदर आपको याद करना है एमएलसी एमए वो, एमएलसी एमए वो, एमएलसी एमए वो, ठीक है, वापस बोल देती हूँ, एमएलसी
एम ए वो। देखो, सूट रिलेट्स टू फैमिली, सूट रिलेट्स टू फैमिली, आपसे एग्जाम में जस्ट ऑर्डर नंबर पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि मतलब एग्जाम किस किस पे अप्लाई होता है। एमएलसी, एम मतलब मैट्रिमोनियल, सारे मैट्रिमोनियल से रिलेटेड जो सूट होते हैं वो फैमिली सूट होते हैं। फिर लेजिटिमेसी, कोई कोई व्यक्ति लेजिटिमेट है, उससे रिलेटेड। सी मतलब कस्टडी या गार्जियनशिप किसको मिलनी चाहिए। एम मतलब मेंटेनेंस, ए मतलब अडॉप्शन, डब्ल्यू मतलब विल और अदर मैटर जो सूट से रिलेटेड हो। एमएलसी एमए है वो, ऐसे याद कर लो। एमएलसी एमए है वो, एमएलसी को कोई गाली मान लो कि अपन किसी को गाली देके बोल रही एमए है वो, ऐसे कुछ याद कर लो कि भाई एक कोई भी सूट यदि मैट्रिमोनियल रिलीफ से रिलेटेड है, लाइक वैलिडिटी ऑफ मैरिज या मैट्रिमोनियल स्टेटस से रिलेटेड है, तो ये मतलब इस उस पे ये ऑर्डर अप्लाई होता है। एल मतलब लेजिटिमेसी से रिलेटेड है। सी मतलब कस्टडी या लाइक मतलब कस्टडी से रिलेटेड है। एम मतलब मेंटेनेंस से रिलेटेड है। एम ए अडॉप्शन का इफेक्ट्स की वैलिडिटी से रिलेटेड है। विल से रिलेटेड है, इस इंटेसिस से रिलेटेड है, सक्सेशन से रिलेटेड है और कोई भी अदर मैटर कंसर्निंग द फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, ये सारा ऑर्डर अप्लाई होता है। क्या बोला मैंने, 1 मिनट में याद हो जाएगा। एम एल सी एम ए है वो मैट्रिमोनियल, जिसके अंदर शादी की वैलिडिटी भी इंक्लूडेड है। लेजिटिमेसी, किसी व्यक्ति लेजिटिमेट है नहीं, इंक्लूडेड है। कस्टडी किसको जानी चाहिए, वो इंक्लूडेड है। मेंटेनेंस जाना चाहिए, वो इंक्लूडेड है। अडॉप्शन इंक्लूडेड है। विल इंटेसी इंक्लूडेड है। सक्सेशन और अदर मैटर जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, वो सब चीजों पे ये ऑर्डर अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो जो फैमिली की प्रोसीडिंग्स होगी वो कैमरा में करी जाएगी। कोर्ट की ड्यूटी है कि वो एफर्ट्स करेगी प्रोसीडिंग को एंड वेंड करने का। वेलफेयर एक्सपर्ट का लाइक असिस्टेंस ले सकती है। कोर्ट इंक्वायर करेगी फैक्ट को इंक्वायर करेगी कि हुआ क्या, इनके बीच में लड़ाई वड़ाई क्यों हुई। फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली का मतलब बता देती हूँ। देखो, जितना मुझे याद है, ये मतलब ऊपर ऊपर से देख लो। फैमिली का मतलब, एक ये लड़का है मान लो, लड़का एम है, लड़की आर है, एफ मान लो। तो ये मेल फीमेल फैमिली है, इनके बच्चे फैमिली है। ठीक है, मान लीजिए इस मेल का बच्चा है, इस मेल का बच्चा है और ये मतलब इस मेल का अकेले का बच्चा है। ठीक है, फीमेल का नहीं है, लेकिन ये 3 लोग साथ रहते हैं तो फैमिली है। इस फीमेल का अकेले का बच्चा है, भाई पहले तो दोनों का बच्चा, फिर अकेला इसका बच्चा, फिर अकेला इसका बच्चा, तो 3 4 आपको यही दिख जाएंगे। देखो, एक मैन और उसकी वाइफ जो साथ में रहती है, जो चाइल्ड और चिल्ड्रन जो उस मैन और वाइफ के हैं, समझ रहे हो। कोई चाइल्ड और चिल्ड्रन मेंटेन्ड बाय सच मैन एंड वाइफ, 3 तो याद हो गए ना। सबसे पहले एक तो मैन एंड वाइफ, दूसरा उनके बच्चे, तीसरा जो उनके द्वारा ऐसे बच्चे जो उनके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, वो है नहीं उनके बच्चे लेकिन मेंटेन किए जाते हैं। फिर एक 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 मैन जिसकी वाइफ नहीं है या जो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता है, कोई भी चाइल्ड और कोई भी चिल्ड्रन जिसे वो मेंटेन कर रहा है या जो उसका है। कोई वुमेन जो अपने जिसका पति नहीं है या जो अपने पति के साथ नहीं रह रही है, कोई भी बच्चा जो उसका है या जिसको वो मेंटेन कर रही है। तो और इसके ब्रदर सिस्टर एंड सिस्टर लीनियन डिसेंडेंट लिविंग विद हिम और एनी कॉम्बिनेशन। कितने ई लो अभी सिखा देती हूँ। मैन वुमेन लिविंग टुगेदर, इनके बच्चे, इनके जो एक्चुअल के बच्चे इन दोनों के, जो ऐसे बच्चे जो इनके द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं। एक ऐसा मैन जिसकी बीवी नहीं है, वाइफ नहीं है, ये अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता, इसका बच्चा, ये इसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है कोई बच्चा, मतलब अकेला रह रहा है ये अकेला। फिर वुमन जिसका पति नहीं है या जो अपने पति के साथ नहीं रह रही, उसका खुद का बच्चा या एक बच्चा जो इसको मेंटेन कर रही है। इसके ब्रदर सिस्टर एंसेस्टर डिसेंडेंट वो और या इनका एक कोई भी कॉम्बिनेशन। एक बार हैंड रेस कर दो, आपको 4 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इसके बाद में अब कोर्ट की फीस डिसाइडेड है। कोर्ट की फीस कुछ भी डिसाइडेड हो, लेकिन आपसे पूछा गया गरीब कौन है, आपसे पूछा गया गरीब कौन है। यदि कोर्ट की फीस डिसाइडेड है तो उस व्यक्ति के पास गरीब किसको बोलोगे, मान लो नेहा किसको बोलोगे यदि कोर्ट की फीस डिसाइडेड है, किसको बोलोगे गरीब। जो who is unable to pay जो the फीस पे fees नहीं कर of सकता, इसी को बोलोगे ना। एक बार हैंड रेस करो, इसमें कंफ्यूज जाते बच्चे
कि भाई जब भी कोर्ट की फीस डिटरमाइन मतलब डिसाइडेड है, तो जो कोर्ट की फीस नहीं पे कर सकता वो गरीब है। गरीब नहीं बोल सकते, इंडिजेंट है, पॉपर है। और मान लो फीस डिसाइडेड नहीं है, तो उसके पास में इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जो 1,000 रुपए, लाइक 1,000 रुपए तक की भी प्रॉपर्टी नहीं, 1,000 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास में। और इस प्रॉपर्टी में कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती, जो प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती। लाइक मान लो कि एक 1,000 रुपए तो है, लेकिन उस लेडी के पास में ना उस लेडी के पास में लाइक 50,000 का मंगलसूत्र है, तो इस मंगलसूत्र को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आप पढ़ के आए ना सेक्शन 60 में, कि ऐसा मंगलसूत्र, ऐसी चीजें, ऐसे ऑर्नामेंट्स जिसे हम क्या नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते क्योंकि उनके रीति रिवाजों के कारण। तो इस 1,000 रुपए में 50,000 इंक्लूड नहीं होगा। और मान लो कि लाइक एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो रही है, वो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सिर्फ क्या है, ईंट पत्थर ही तो है, मतलब प्रॉपर्टी है, ईंट पत्थर है, चलो मान लो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सिर्फ प्रॉपर्टी है, मेरे पास में पैसे वैसे नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए। तो क्या वो उस 1,000 रुपए में इंक्लूड होगी? वो प्रॉपर्टी जो सूट की प्रॉपर्टी है वो भी इस पैसों में इंक्लूड नहीं होती है। समझ में आया कि भाई फीस है तो फीस देने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास में, और फीस नहीं है तुम्हारे पास में, 1,000 रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी नहीं है। और इन दोनों में कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती? जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट से एग्जेम्प्ट है, और जो सूट की प्रॉपर्टी, भाई सूट की प्रॉपर्टी है तो उसको तो आप एक्सक्लूड करोगे ही ना। एक बार हैंड रेज कर दो। ये होते हैं इंडिजेंट। आपसे पूछा गया हु इज इंडिजेंट पर्सन, रूल नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। अकेला रूल नंबर 1 में नहीं लिखा हुआ इंडिजेंट पर्सन, किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है इंडिजेंट पर्सन। तो आ जाओ कि Who is indigent person? Subject to the following. Explanation में लिखा a person is indigent person where the fees is prescribed. He is not possessed of sufficient means. उसके पास में sufficient means नहीं है, लेकिन इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं है? जो exempt है अटैचमेंट से इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट वो इंक्लूड नहीं है। टू एनेबल हिम टू पे फी प्रेस्क्राइब बाय लॉ, कि भाई यदि फीस प्रेस्क्राइब्ड है तो उसके पास में इतनी प्रॉपर्टी मतलब सफिशियंट मीन्स ही नहीं है कि वो फीस पे कर दे। और यदि फीस प्रेस्क्राइब नहीं है तो उसके पास में ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी वर्थ 1,000 मतलब उसके पास में 1,000 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी नहीं है, अदर देन द प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, और एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। समझ में आ गया क्या? एक बार हैंड रेज कर दो। आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में हु इज इंडिजेंट पर्सन। आधे लोग इसी में घूमते रह जाते हैं कि किस में हम 1,000 रुपए लिखे और किस में हम 1,000 रुपए नहीं लिखे। तो सीधी बात है, फीस है तो फीस देने के पैसे नहीं है, फीस नहीं है तो 1,000 रुपए नहीं। अब से एक बात है, जैसे क्या होता है, प्रोसेस समझाती हूँ मैं इसका आपको, समझो। 1 तारीख को मैंने एप्लीकेशन लगाई एज एन इंडिजेंट पर्सन। ये एप्लीकेशन डिस्पोज होती है मान लो 2 महीने बाद। 1 मार्च को लगाई है, 2 अप्रैल, मई, मार्च, 1 मई को ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो रही है इंडिजेंट पर्सन की। ठीक है, बीच में मान लो मेरी लॉटरी लग जाती है। क्या लग जाती है? मेरी लॉटरी लग जाती है। तो मैं क्या इंडिजेंट पर्सन, भाई मैं बोलूंगी कि मैं एप्लीकेशन लगाने के टाइम तो इंडिजेंट थी भाई, लेकिन तू एप्लीकेशन जब जिस दिन सूट हम कंफर्म मान रहे हैं इस तारीख को तो तू इंडिजेंट पर्सन नहीं थी ना। तो जो बीच में पैसे आए हैं इसको भी इंडिजेंट पर्सन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 समझ में आए ना? जब तुमने एप्लीकेशन लगाई तब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो रही है मतलब कोर्ट जब प्लेंट के जैसे एडमिट करेगा, उस दिन पे तुम्हारे पास पैसे थे ना, तो तुम्हारे को उस दिन कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब तुम्हें नहीं माना जाएगा इंडिजेंट पर्सन। कैलकुलेशन में वो जो तुमने बीच में कमाया ना उसको भी काउंट किया जाएगा। एनी प्रॉपर्टी जो पर्सन के द्वारा एक्वायर की गई है आफ्टर द रिपीट कर देंगे ये वाला, ये नहीं आया क्लियर। एप्लीकेशन के टाइम पे होना चाहिए ना। देखो मान लो एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन के टाइम मान लो मेरे पास में 900 रुपए थे। कितने रुपए थे? मैं इंडिजेंट हूं ना, नहीं है इस टाइम पे, 1,000 रुपए नहीं है ना मेरे पास में, मैं इंडिजेंट हूं। डन, यहाँ तक समझ में आया? अब ये एप्लीकेशन लगाने के टाइम पे लगाई है मैंने, लगाई है अभी, मतलब जस्ट मैं खुद को इंडिजेंट मान के एप्लीकेशन लगा रही हूँ। अब एप्लीकेशन डिटरमाइन होगी, तो एप्लीकेशन डिटरमाइन होने में टाइम लग गया 2 महीने। कितना टाइम लग गया? 2 महीने लग गए। और मैंने मान लो मेरे पास में और प्रॉपर्टी आ जाती है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो 2,000 रुपए की प्रॉपर्टी आ जाती है। 2 महीने डिसाइड, जब एप्लीकेशन डिसाइड हो रही है कि पारुल इंडिजेंट पर्सन है या पारुल इंडिजेंट पर्सन नहीं है। भाई मेरे इंडिजेंट बोलने से कोर्ट मुझे इंडिजेंट थोड़ी मान लेगा, नहीं।
मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास में 900 रुपए है, तो मेरे बोलने से थोड़ी कोर्ट इंडिजेंट मान लेगा। कोर्ट डिसाइड तो करेगा ना कि मैं वाकई में इंडिजेंट हूं या नहीं हूं। तो इंडिजेंसी को डिसाइड करने में लग गए 2 महीने। ठीक है। और 2 महीने के दौरान मैंने और प्रॉपर्टी कमा ली, तो जब कैलकुलेशन काउंट की जाएगी ना, तो ये 900 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं काउंट की जाएगी 2 महीने बाद, 2900 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन काउंट की जाएगी। डन, समझ में आएगी सबको? क्योंकि ये डिटरमाइन हो रही है, ये तो तुमने लगाई है, ये तुमने खुद को इंडिजेंट पर्सन मान के एप्लीकेशन लगाई है, कोर्ट ने थोड़ी डिसाइड करा है तुम्हें इंडिजेंट पर्सन। तो ये लिखा है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में। क्या लिखा हुआ है ऐसे पूछ लिया करो बीच बीच में, क्योंकि मतलब मुझे लगता है एक थोड़ा सा कॉमन सेंस है, अपन लगाएंगे लेकिन अपन को पूछ लेना चाहिए यदि चीजें समझ में। देखो कोई भी व्यक्ति, एनी प्रॉपर्टी विच इज एक्वायर्ड बाय पर्सन आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो कब लगाई थी एप्लीकेशन? 1 तारीख को। फॉर परमिशन टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, बस मैंने एप्लीकेशन लगाई है, मैंने अपने आप को एप्लीकेशन लगाई है कि मुझे डिसाइड करो कि मैं इंडिजेंट पर्सन हूं या नहीं हूं। एंड बिफोर द डिसीजन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जाती है, शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंसिडरिंग द क्वेश्चन वेदर द एप्लीकेंट इज इंडिजेंट और नॉट। समझ में आ गया क्या सबको? एक्सप्लेनेशन नंबर 2 एक बार हैंड रेस कर दो। समझ में आया ना? अब आओ, मान लो मोहन है, मैं गरीबों की मदद करती हूँ, नहीं करती वैसे तो, मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं करती मैं तो। मोहन है मान लो, ठीक है, मैं काल्पनिक तौर पे गरीबों की मदद करती हूँ। तो मोहन की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, मान लो कोर्ट की फीस है 2000 रुपए, या लाइक मान लो कि इसके पास में 900 रुपए की प्रॉपर्टी है। पारुल जैन, पारुल जैन के पास में 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, समझ। लेकिन मैं इसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सूट लगा रही हूँ, पारुल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सूट लगा रही है। तो आप खुद सोचो, पारुल की प्रॉपर्टी देखी जाएगी या मोहन की प्रॉपर्टी देखी जाएगी? मैं तो जस्ट इसके रिप्रेजेंटेटिव बन के सूट लगा रही हूँ। निकिता तुम बताओ। मोहन, मोहन के बिहाफ पे पारुल सूट लगा रही है इसका रिप्रेजेंटेटिव बन के। पारुल के पास चाहे 1 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो, मोहन की प्रॉपर्टी देखी जानी चाहिए या पारुल की प्रॉपर्टी देखी जानी चाहिए? मैम पारुल की देखी जाएगी। पारुल की नहीं देखी जाएगी, मोहन की देखी जाएगी। पारुल तो इसकी रिप्रेजेंटेटिव है ना, पारुल का थोड़ी ये सूट है। अच्छा आप नहीं हो क्या लीगल पोपर? हाँ मतलब जो पोपर है सूट उसकी भी देखी जाएगी। भाई मुझे लगा आप पोपर हो। जिसके बिहाफ पे सूट लगा रही हूँ उसकी देखी जाएगी ना, मोहन की देखी जाएगी। एक बार सब हैंड रेस करो। मैं तो मान लो ऐसे 100 लोगों का सूट लगाती हूँ, मेरे पास में चाहे 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो, तो मैं 100 लोगों की, लोग बाग तो 100 की प्रॉपर्टी देखेंगे ना प्रॉपर डिसाइड करने में, पारुल की थोड़ी देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कि यदि प्लेंटिफ, मतलब पारुल बन गई या प्लेंटिफ, लेकिन पारुल सूट लगा रही किस कैटेगरी में? पारुल सूट लगा रही रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में। वेयर द प्लेंटिफ sues in representative capacity, the question whether he is an indigent person shall be determined with reference to the mean possessed by him in such capacity। मैंने मोहन को एज अ कैपेसिटी में सिर्फ 900 रुपए के तौर पर रिप्रेजेंटेटिव बनी हूँ। तो मतलब मैं किस उस कैपेसिटी को देखा जाएगा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं देखा जाएगा। समझ में आया? रूल नंबर 1, हु इज इंडिजेंट पर्सन? यदि फीस है तो फीस देने के पैसे नहीं है, और फीस नहीं है तो 1000 रुपए नहीं है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कि एप्लीकेशन लगाने और एप्लीकेशन को डिटरमाइन होने के बीच में तुमने यदि कुछ कमा लिया है तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। कैपेसिटी में देखा जाएगा, यदि रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में लगाए जा रहे तो कैपेसिटी देखी जाएगी, तुम्हारी एक्चुअल मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो व्यक्ति है उसको देखा जाएगा मोहन के तौर पे, ये एक्चुअल उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को थोड़ी देखा जाएगा। अब कुछ बहुत सिंपल है। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट एप्लीकेशन डिसाइड करने से पहले तो कोर्ट का कोई ऑफिसर तो बाकी चेक करेगा ना, अब कोर्ट के जज थोड़ी चेक करेंगे जाके कि पारुल इंडिजेंट है या नहीं है। तो एक होते हैं मिनिस्ट्रियल ऑफिसर। कौन होते हैं? मिनिस्ट्रियल ऑफिसर होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं एप्लीकेशन को एडमिट करने से पहले। लाइक एप्लीकेशन एडमिट नहीं हो रही, मतलब ये जस्ट जाके वो एक मान लीजिए कि यहाँ पे नेहा है, नेहा को जाकर भेज दिया गया कि कोर्ट बोलता है कि नेहा तू मिनिस्ट्रियल ऑफिसर जाकर वाकई में चेक करके आ, ये एक्चुअल में इंडिजेंट पर्सन है या सिर्फ मजे लेने के लिए ही लगा रही है एप्लीकेशन। तो रूल नंबर 2, इंक्वायरी की जाएगी कि ये पर्सन इंडिजेंट पर्सन है या नहीं है। कौन इंक्वायरी करेगा? फर्स्ट इंस्टेंस में चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर करेगा कोर्ट का, कि या और कोई व्यक्ति जैसा कोर्ट डायरेक्ट करे। समझ में आया? एप्लीकेशन समझो, जनरल रूल क्या है? डिग्री हमेशा सूट पे पास होती है, याद करवाया क्या तुम्हें रश्मि हमने? डिग्री हमेशा सूट पे पास होती है, ये इसका एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। यहाँ पे एप्लीकेशन लगाता है, सूट थोड़ी लगा रहा है ये।
ये पहले एप्लीकेशन लगा रहा है, जब कोर्ट इसकी एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगी ना, तब ये इस दिन सूट लगेगा, मतलब इस दिन माना जाएगा। इस दिन नहीं मतलब ये माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। समझ रहे हो, यहाँ पे एप्लीकेशन लगती है, यहाँ पे प्लेंट नहीं लगता, प्लेंट के साथ में एप्लीकेशन लगती है, सूट नहीं इंस्टीट्यूट हो रहा, एप्लीकेशन लग रही है कि पहले तुम ये डिटरमाइन करो कि मैं इंडिजेंट हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो समझो एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा होगा। एप्लीकेशन में वो सब लिखा होगा जो नॉर्मल प्लेंट में ऑर्डर नंबर 6 और ऑर्डर नंबर 7 में लिखा रहता है, बस वही चीजें लिखी होगी, लेकिन अलग से क्या लिखा होगा, अलग से इसकी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, क्योंकि डिटरमाइन तो अपन इसी बिहाफ पे करेंगे ना कि इंडिजेंट है या नहीं है, तो यही लिखा हुआ है। और कौन साइन वेरीफाई कैसे करेंगे, साइन वेरीफाई जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। आ जाइए, जो भी परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन है, वहां पे जैसे कि सूट जैसे प्लेंट लगता है वैसे के वैसे पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे उस एप्लीकेशन में, लेकिन एक शेड्यूल लगेगा मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेंट्स को बिलोंग करती है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ, कि उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। ठीक है, ठीक है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, उसकी प्रॉपर्टी की एक शेड्यूल लग जाएगी। और साइन वेरीफाई जैसे नॉर्मली साइन वेरीफाई होता है, कौन करता है, व्यक्ति खुद कर लेता है, प्लीडर होता है तो प्लीडर भी कर देता है। ठीक है, एप्लीकेशन पर्सनली, ये समझ में आ गया ना, इसमें कुछ भी नहीं है। रूल नंबर 2 में क्या है, कुछ भी नहीं है। कंटेंट एप्लीकेशन के क्या होंगे, जैसे प्लेंट के कंटेंट होते हैं वैसे के वैसे कंटेंट होंगे एप्लीकेशन के, लेकिन एक चीज एडिशनल लगेगी, क्योंकि हम डिटरमाइन ही क्या कर रहे हैं कि इंडिजेंट है या नहीं है, तो उसकी इमोअल प्रॉपर्टी का एक शेड्यूल लग जाएगा। रूल नंबर 3, एप्लीकेशन को प्रेजेंट कैसे करोगे, तो आपको इंडिजेंट पर्सन को खुद आकर खड़ा होना पड़ेगा एप्लीकेशन लगाने, अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय कोर्ट। यदि एग्जेम्प्ट कर दिया है तो ऑथोराइज्ड एजेंट खड़ा हो जाएगा जो सारे आंसर दे पाएगा। ठीक है, और यदि एक से ज्यादा प्लेंटिफ है तो एक प्लेंटिफ भी आकर खड़ा हो जाता है तो काम चल जाएगा। तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि मान लीजिए मोहन इंडिजेंट पर्सन के तौर पे एप्लीकेशन लगा रहा है, तो ये बोल रहा है एप्लीकेशन मोहन ही लगाएगा, मोहन को कोर्ट में आके खड़ा होना पड़ेगा डिटर्मिनेशन के लिए कि मोहन इंडिजेंट है या नहीं। अनलेस एग्जेम्प्ट कर दिया जाए मोहन को, तो कोई उसका ऑथोराइज्ड एजेंट एप्लीकेशन लगा देगा। एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, रूल नंबर 5, ये आपके आरजेएस मेंस का 6 नंबर का क्वेश्चन है। कब रिजेक्ट कर दिया जाता है, खुद सोचो, कब रिजेक्ट कर दी जाएगी एप्लीकेशन। 1, 2 तो ऑर्डर 7 रूल 11 ही है। सबसे पहले देखो, खुद ही सोचो, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है उसकी एप्लीकेशन में। जो पुराने वाले वो याद करते हैं, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है उसकी एप्लीकेशन में, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिमिटेशन से बाहर है, एप्लीकेशन विद इन लिमिटेशन पीरियड नहीं लगाई गई है, तो क्या हो जाएगा, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। वैल्यूएशन वाला नहीं है लिखा हो इसके अंदर। ठीक है, मान लो कि वो इंडिजेंट पर्सन ही नहीं है, जितना मुझे याद है मैं सारा बता दिया हूँ, वो इंडिजेंट पर्सन ही नहीं है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहा है इंडिजेंट पर्सन, तो इंडिजेंट पर्सन ही नहीं है तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आया। मान लो ये पारुल है, ये मोहन है, मान लो ये मोहन है, मोहन वर्सेस नेहा केस चल रहा है। मोहन बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं तो इंडिजेंट पर्सन के तौर पे सूट लगा देता हूँ, लेकिन ना इसने क्या करा है, विनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है टू फाइनेंस द लिटिगेशन, टू फाइनेंस की मेरी लिटिगेशन को फाइनेंस कर देना। तो अब तू चाहे इंडिजेंट हो, लेकिन तूने किसी और के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना, कोर्ट को पता चलता है कि यार इसने विनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं लिटिगेशन लगा रहा हूँ, तो तू मेरी कॉस्ट को, मेरी जो भी कॉस्ट है उसको फाइनेंस कर देना, पैसे लगा देना। तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि भाई तू ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। यदि मान लीजिए कि मोहन टू लाइक फाइनेंस द लिटिगेशन के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ मोहन यदि कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, तो इसकी प्रॉपर्टी को क्या हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी इसका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब मान लो मोहन, ये जो मोहन है ये चतुर आदमी है। मोहन चाहता है कि मैं, मतलब हर तरीके से रीजन होते हैं, मोहन चाहता है कि मैं इंडिजेंट पर्सन की तरह क्या लगाऊं, सूट लगाऊं, इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट लगाऊं। तो मोहन क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है। क्या कर देता है, प्रॉपर्टी बेच बाच देता है सारी। ठीक है, तो अब मतलब कोर्ट बोल रहा है यदि 2 महीने के अंतराल में कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो इसको भी एप्लीकेशन का जो भी अमाउंट है, उसको प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है, इंडिजेंट पर्सन की जो कैलकुलेशन है, उसमें इस प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा, यदि इसने गुड फेथ में नहीं बेची है। एक बार अपन देख लेंगे, पहले एक बार हैंड रेज करो, क्या मैंने बोला, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, जो जनरल वाले, देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, फालतू में एप्लीकेशन क्यों लगा रहा है, लिमिटेशन से बाहर है।
तेरी एप्लीकेशन 50 साल बाद आके एप्लीकेशन लगा रहा है, जो तेरा कॉज ऑफ एक्शन है वो लिमिटेशन से बाहर है, तो नहीं लगा सकता। तीसरा, वो तू इंडिजेंट पर्सन ही नहीं है, इंडिजेंट पर्सन ही नहीं है। चौथा, तूने फिनेंस किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, फिनेंस लाइक जो इसकी कॉस्टिंग है उसको फिनेंस करने का। तूने है ना इंडिजेंट पर्सन, खुद को इंडिजेंट पर्सन दिखाने के लिए प्रॉपर्टी बेच दी है। 2 महीने के अंतराल में जो भी प्रॉपर्टी बेची है उसको आपकी कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। और मान लीजिए सूट तो इंस्टीट्यूट कर सूट लगा रहा है मोहन, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने इस सूट में इंटरेस्ट ग्रहण कर लिया है। मतलब सूट लगा रहा है मोहन, लेकिन कोई अदर व्यक्ति ने इस जो भी जिससे संबंधित इसका सूट है उसमें इंटरेस्ट ले लिया, जैसे पारुल ने इंटरेस्ट ले लिया। तो भाई मोहन, अब तेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना इस कॉज ऑफ एक्शन में, पारुल का इंटरेस्ट है। तुम क्यों सूट लगा रहे हो? छोटी छोटी ऐसी चीजें आ जाइए, देखते हैं क्या क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो नहीं आएगा मेंस में, अब एक बार आ चुका है तो मतलब ऐसे नहीं आएगा, अभी थोड़े टाइम बाद आएगा, क्योंकि आ चुका है, अभी भी लास्ट ईयर था। एप्लीकेशन रिजेक्ट कब कर दी जाती है? यदि एप्लीकेशन रूल 2 और रूल 3 के तौर पर प्रेजेंट नहीं की गई है। रूल 2 में क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन में लाइक आपने कंटेंट नहीं लगाए, शेड्यूल नहीं लगाया, और रूल 3 में आपको पर्सनली प्रेजेंट करनी थी, आप पर्सनली प्रेजेंट नहीं करा एप्लीकेशन को। तो ये लिखा है, यदि ये फ्रेम नहीं की गई है, एप्लीकेशन प्रेजेंट नहीं की गई है रूल 2 और रूल 3 के अकॉर्डिंग, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप इंडिजेंट पर्सन ही नहीं हो, यदि आप इंडिजेंट पर्सन ही नहीं हो तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर। देखो, दो ये पढ़ो, ठीक है, दो ये पढ़ो, एक देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन पढ़ो, और सूट बार्ड बाय लॉ है। तो चार ये क्या, दो छोटे छोटे एक साथ याद हो जाते हैं। पहला पहला आपने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 के तहत एप्लीकेशन नहीं लगाई, और आप इंडिजेंट पर्सन नहीं हो, ठीक है। तो इस ऑर्डर की सबसे पहले अपन ने इसी ऑर्डर की बात करी कि आपने रूल 2 और रूल 3 के तहत एप्लीकेशन नहीं लगाई और आप इंडिजेंट पर्सन नहीं हो। फिर अपन अपन आते हैं रूल ऑर्डर 7 रूल 11, आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, या आपका सूट, आपके जो एप्लीकेशन है बार्ड बाय लॉ है, ठीक है, याद कर लिया। फिर तीसरा, आपने फ्रॉडुलेंटली, ताकि आपको इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट लगाने की परमिशन मिल जाए, आपने सूट प्रेजेंटेशन से 2 महीने पहले प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो उसको है ना, तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। आपने किसी के साथ में एग्रीमेंट कर लिया है ना, क्या लिखा हुआ है कि if the person has entered into agreement with reference to subject matter of the suit, मोहन है, और मोहन ने पारुल के साथ क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है, और पारुल ने उस प्रॉपर्टी में उस कॉज ऑफ एक्शन में इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लिया, तो मोहन तेरा इंटरेस्ट तो बचा ही नहीं ना, तू क्यों एप्लीकेशन लगा रहा है? तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मोहन ने किसी के साथ में अग्रीमेंट कर लिया, तो फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन, ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, तो ये जो ऑर्डर है ये अपीलेबल ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? अपीलेबल। कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट। आ जाओ, 4 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, 2 इस ऑर्डर के हैं, 2 इस ऑर्डर के हैं, 2 इस ऑर्डर के मतलब एक वह व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन नहीं है, या तूने रूल 2 और रूल 3 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन प्रेजेंट नहीं करी। रूल 2 में क्या लिखा हुआ है? आपको सारा शेड्यूल वगैरह लगाना पड़ेगा, और रूल 3 में क्या लिखा हुआ है? तुझे पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। दो अपने ऑर्डर 7 रूल 11 जैसे हैं, देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, और देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन और बार्ड बाय लॉ। एक थोड़ा बड़ा है, क्या बड़ा है? कि तूने फ्रॉडुलेंटली 2 महीने के अंतर्गत 2 महीने के अंतराल में खुद को एज एन इंडिजेंट पर्सन दिखाने के लिए क्या कर लिया है? प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और दो एक ही हो गया, और दो अग्रीमेंट से रिलेटेड है। एक तो किसी व्यक्ति से तूने अग्रीमेंट कर लिया और उस व्यक्ति ने इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लिया है, और एक व्यक्ति से तूने अग्रीमेंट कर लिया है टू फाइनेंस द लिटिगेशन, टू फाइनेंस द लिटिगेशन, तो भी तेरी एप्लीकेशन को क्या किया जा सकता है? रिजेक्ट किया जा सकता है। एक बार हैंड रेज कर दो। समझ में आ गया क्या? ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसके साथ में रूल 6 और रूल 7 पढ़ते हैं, लास्ट है ये। देखो देखो, नोट, जैसे मान लो कि यदि कोर्ट को कोई रीजन नहीं नजर आता है, अब कोर्ट ने सब चीजें देख ली, अब कोर्ट ने रूल नंबर 5 में रीजन भी नजर नहीं आ रहा, क्या रिजेक्ट करनी चाहिए इसकी एप्लीकेशन या एक्सेप्ट करनी चाहिए, अपोजिट पार्टी को नोटिस जाता है कि भाई हम ये देखो, हमें तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, तुम्हें कोई कारण नजर आ रहा है तो आकर बताओ, हमें इसकी इंडिजेंसी को इसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, तो कोर्ट नोटिस देगा। कौन कौन अफेक्ट होगा?
अपोजिट पार्टी अफेक्ट होगी और गवर्नमेंट लीडर। बताओ गवर्नमेंट लीडर क्यों अफेक्ट होगा? भाई जो इसका खर्चा होगा गवर्नमेंट ही तो उठाएगी। यदि इंडिजिनियस पर्सन को इसके खर्चे को गवर्नमेंट ही उठाएगी ना। इसलिए अपोजिट पार्टी को और गवर्नमेंट लीडर को नोटिस जाता है कि आओ और बताओ ये इंडिजेंट पर्सन क्यों नहीं है, हमें तो ये इंडिजेंट पर्सन नहीं दिख रहा है। ठीक है, डन। कुछ खास नहीं है। लाइक विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा, मतलब जो लोग आएंगे ना विटनेस बन के कि ये इंडिजेंट पर्सन है या नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट हियर किए जाएंगे, या तो एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया जाएगा या एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया जाएगा जल्दी से। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया क्या? कुछ भी नहीं था, अच्छा था। जल्दी से देखो, हु इज इंडिजेंट पर्सन, रूल नंबर 2 में कि आप इंडिजेंट पर्सन हो तो आप क्या क्या लगाओगे एप्लीकेशन में। रूल नंबर 3 में कि आप है ना, लाइक रूल नंबर 3 में क्या आप एप्लीकेशन पर्सनली प्रेजेंट करोगे। रूल नंबर 4 कुछ काम का नहीं था। रूल नंबर 5 में एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की बात की गई है। दो एक साथ याद करें अपन ने, दो एक साथ कौन कौन से याद करें। लाइक इस ऑर्डर के 2 और 3 का आपने कंप्लाइंस नहीं करी, आप इंडिजेंट पर्सन नहीं हो, आपके पास में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, आपने बार्ड बाय लॉ हो, आपने 2 महीने पहले प्रॉपर्टी बेच दी है, आपने एग्रीमेंट कर लिया टू फाइनेंस द लिटिगेशन, आपने एग्रीमेंट कर लिया, किसी अन्य व्यक्ति ने इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लिया। रूल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर 6 में कि यदि कोर्ट को कोई रीजन नहीं दिखता रूल नंबर 5 में, तो अब ये पहुंचाएगी ना नोटिस कि भाई ले भाई अपोजिट पार्टी, हमें कोई रीजन नजर नहीं आ रहा रिजेक्ट करने का, तू आ और तू बता कि क्यों इसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। रूल नंबर 7 में कोर्ट को लगता है कि रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए तो रिजेक्ट कर देगा, और कोर्ट को लगता है रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए एविडेंसेस सुनने के बाद, तो एप्लीकेशन को क्या कर ले? एडमिट कर ले। ठीक है, बाकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।